हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सीए सत्यरंजन स्वाई। तो चलो आज जो सीए इंटर का मई 2023 का रिवीजन शुरू करेंगे, रिवीजन सीरीज। एंड ये जो रिवीजन रहेगा हमारा बुक्स से रहेगा, जो कि रहेगा जीएसटी बुक। एंड ये एप्लीकेबल रहेगा पूरा मई 2023 के लिए। एंड ये भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। एंड इस बुक को अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल में ये मिल जाएगा। ये पूरा कलरफुल बुक है। एंड ये और बेनिफिट क्या है इस बुक का, इस बुक्स में सब कुछ कवर हो जाता है आपका। जो भी 100% एग्जाम ओरिएंटेड जो भी है, 100% यहाँ पे सिलेबस ये बुक्स में सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, 100% सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। कंटेंट वाइज ये बुक में कोई भी ऐसे कंटेंट नहीं छूटा है, सब कुछ अवेलेबल है इस बुक में। एंड ये बुक्स कलरफुल है। एंड जहाँ पे भी आपको इंपोर्टेंट है वो सब हाईलाइटेड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड ये फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। हमारा मेन जो मोटिव है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पास कराना है, तो इसलिए जो भी आपको बेनिफिट चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलो, ये रहेगा सीए इंटर के लिए है, बट ये बुक सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। जैसे सीएस, सीएस, सीए में इंटर के लिए अवेलेबल हो जाएगा। एंड ये एप्लीकेबल भी होता है तीनों स्ट्रीम के लिए। ठीक है, और एक बात है, इस बुक्स का खासियत क्या है कि ये ओनली आपका 78 पेजेस का है। ठीक है, 78 पेजेस का कंटेंट है जीएसटी। क्योंकि अगर देखेंगे आपका सीए इंटर के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एग्जाम में 40 मार्क्स का आता है। तो 40 मार्क्स के लिए अगर आपको 400 पेज पढ़ना पड़ेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम इसमें 78 पेजेस में सब कुछ कवर हो जाएगा। सब कुछ 78 पेजेस में सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऐसे नहीं कि, और एक बात है, ये है आपका अमेंडेड बुक्स है। ठीक है, पूरा अमेंडेड है 2023 के लिए, पूरा अमेंडेड बुक्स है। आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगा कि आपको ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। सब कुछ जो भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो इसीलिए देख लीजिए, ये जो आपका पूरा बुक्स रिटर्न चैप्टर तक है 79 पेजेस है। बट आपका ये चला आता है, ये इंडेक्स भी आ जाता है पेज, और आपका मेन पेजेस आ जाता है। एंड में भी कुछ पेज ऐसे रह जाता है। तो इसीलिए ये बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात है, ये जो वीडियोज में आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो आपका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ये बुक्स आपको पूरा फ्री में मिल जाएगा। तो चलो, ये 78 पेजेस का बुक्स है, सब कुछ कवर है इसमें, सब कुछ। क्योंकि आपका 40 मार्क्स का आता है जीएसटी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कोरिंग है। आप अगर देखें इनकम टैक्स से ये जीएसटी आपका ज्यादा स्कोरिंग है, तो इसलिए इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। ज्यादा ध्यान तो आपको इनकम टैक्स में ही देना है, बट इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये स्कोरिंग पेपर आपका नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको अगर इनकम टैक्स एंड जीएसटी में मीन्स अगर टैक्सेशन पेपर में आपको 80 प्लस सिक्योर करना है, तो इसलिए आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जीएसटी प्लस इनकम टैक्स। बच्चे क्या करते हैं, इनकम टैक्स में ज्यादा ध्यान देते हैं बट जीएसटी में ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए जीएसटी को आपको ध्यान देना है। डोंट वरी, ये वीडियो देख लीजिए तो आपका पूरा जीएसटी हो जाएगा। इस वीडियो में हम पूरा याद करा देंगे, पूरा याद करा देंगे। ठीक है, पूरा याद करा देंगे। जो भी सब आपका कंटेंट है, प्रोविजन है, सब कुछ याद करा देंगे। टेंशन मत लीजिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ये वीडियो में। ठीक है, तो आ जाइए, पहले हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी अगर सब्जेक्ट उठाएंगे तो वहां पे एक इंट्रोडक्शन चैप्टर, बेसिक चैप्टर होता ही है। एंड उसमें आपका डेफिनेशन भी आ जाता है। बट ये अगर देखेंगे जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर, इसमें आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। एंड ये थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, सब कुछ कंटेंट आपको याद ही रखना है। ठीक है, सब कुछ कंटेंट। तो चलो देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं टैक्स क्या है। ठीक है, टैक्स क्या है पहले देख लेते हैं। तो टैक्स अगर देखेंगे, नीचे आ जाती है, नीचे टैक्स क्या है। तो टैक्स अगर देखेंगे, जो भी आप सब देख रहे हैं आपके एटमोस्फेयर में, जो सब देख रहे हैं, रास्ते हैं, स्कूल कॉलेज है, रोड है, जो भी सब देख रहे हैं, सब कुछ आपको पता होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता है। बट अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाता है, तो गवर्नमेंट मेनली हमारे जैसे टैक्स पेयर से टैक्स लेता है। मीन्स हमारे जैसे लोग से वो टैक्स लेता है। एंड जो पैसा लेकर वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब कुछ कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, सब कुछ कंस्ट्रक्शन करता है। एंड ये जो पैसा हम कैसे देते हैं, जो वे में हम देते हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस में देते हैं उसको बोलते हैं टैक्स। ठीक है, जिस प्रोसेस में हम देते हैं उसको बोलते हैं टैक्स प्रोसेस। ठीक है, हम गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, जैसे पब्लिक 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 गवर्नमेंट को दे रहा है पैसा, गवर्नमेंट को दे रहा है पैसा। तो गवर्नमेंट को कैसे देगा, तो गवर्नमेंट को जो भी पैसा देता है तो उसको बोलते हैं टैक्स। जो भी पैसा देता है उसको बोलते हैं टैक्स। उसके बाद गवर्नमेंट लेकर उसको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल सब कुछ बनाएगा, इसी पैसा से लेकर सब कुछ बनाएगा। बट अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको ये नॉलेज तो होता ही है, बट हम रिवीजन कर रहे हैं, आपको याद भी करा देंगे, इसलिए हम थोड़ा समझा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसमें यूज करेगा ये फंड को। ठीक है, ये जो फंड मीन्स अमाउंट जो भी पेमेंट करते हैं, ये जो अमाउंट पेमेंट करते हैं पब्लिक, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको ही टैक्स बोलते हैं। अगर इसका हिस्ट्री देखेंगे, ये टैक्स कब लगा था, तो टैक्स लगा था 1860 में। कौन लगाए थे, सर जेम्स विल्सन ने। वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया वहां पे इम्पोज किए थे टैक्स। क्यों इम्पोज किए थे,
तो 1857 में हमारा जो वार हुआ था तो उसमें बहुत सारा लॉस हो गया था, उसको रिकवर करने के लिए तो वहां पे वो इम्पोज किए थे ये जो टैक्स है, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री देखेंगे तो 1860 से ये टैक्स हमारा चल रहा आ रहा है, बट उसके बाद बहुत सारा अमेंडमेंट आया है, उसके बाद इनकम टैक्स सब कुछ आ गया है, बट अगर देखेंगे ये टैक्स पहले 1860 से वो इम्पोज होके आया था, ठीक है। हिस्ट्री ये है। एंड टैक्स मेनली हम जो नॉर्मल पब्लिक जो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को जो भी पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं टैक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्स और कुछ नहीं है टैक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारा टैक्स के बारे में आपको पता चल गया है। ये है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या बताता है? हिस्ट्री बताता है कि 1860 में सर जेम्स विल्सन ने इम्पोज किए थे टू मीट द लॉस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ मिलिट्री म्यूटिनी, मीन्स वार हुआ था 1857 में, ठीक है। तो टैक्स मीन्स यहाँ पे जो भी हम वॉल्यूंटरी पेमेंट करते हैं या डोनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। टैक्स इज नॉट ए वॉल्यूंटरी डोनेशन या आपका चंदा नहीं है, आपका मन जब करे आप वहां पे पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को, नहीं है। टैक्स एक आपका एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या है? एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मीन्स हम किसी को भी दे देते हैं इसे डोनेशन या चंदा कुछ दे देते हैं वॉल्यूंटरी पेमेंट, बट अगर देखेंगे एनफोर्स लग जाता है। एनफोर्स मीन्स आप लॉ में पढ़े होंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कोई भी हम पेमेंट करते हैं एंड अगर वहां पे वो अगर एनफोर्सेबल हो जाता है तो वहां पे अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं, अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो वहां पे वो जो दूसरा पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकता है। एंड वो केस कहाँ पे करेगा? कोर्ट में करेगा। तो दूसरा पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एनफोर्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अगर गवर्नमेंट को नहीं देंगे, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है बट आप गवर्नमेंट को नहीं देते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट आपके ऊपर केस कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आपका लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़े होंगे। तो ये टैक्स एक एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड इसको एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एंड एग्जेक्टेड परसुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आपके ऊपर केस कर सकता है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है? जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटोरी है या लोकल अथॉरिटी है, ये सब है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ये सब केस कर सकते हैं आपके ऊपर। तो इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद टैक्स इज नथिंग, एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे है टैक्स इज नथिंग, टैक्स कुछ भी नहीं है बट ए मनी दैट पीपुल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे टैक्स कुछ भी नहीं है बट पीपुल जो भी पेड करते हैं गवर्नमेंट को, उसका गवर्नमेंट उसको यूज करेगा फॉर पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज करेगा, ठीक है, विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। तो उसको गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज करेगा, जैसे स्कूल कॉलेज सब कुछ कंस्ट्रक्शन करेगा, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन करेगा, रोड कंस्ट्रक्शन करेगा, सब कुछ तो गवर्नमेंट करता है बट पैसा यहीं से लेता है, ठीक है, पैसा यहीं से लेता है। तो ये हो गया। उसमें टैक्स मेनली टू टाइप्स का है, डायरेक्ट टैक्स है एंड इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो चलो नीचे आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है ना, तो गवर्नमेंट को टू टाइप्स का टैक्स जाता है। एक कुछ टैक्सेस होता है कि वो डायरेक्टली चला जाता है, ठीक है, डायरेक्टली, ये जैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट को चला गया है, तो जो भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को चला जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को चला जाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को चला जाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली जो कि गवर्नमेंट को चला जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और कुछ होता है इनडायरेक्टली जाएगा घूम घूम के, जैसे पब्लिक आपको यहाँ पे देंगे, आप किसको, किसी को भी दुकानदार को देंगे, ठीक है, कोई भी शॉप में देंगे, इसको बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर, उसके बाद रिटेलर जाएगा किसके पास? जहां से वो सामान मंगाता है। रिटेलर किससे सामान मंगाता है? तो वो जाता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर या होलसेलर के पास जाता है। हम होलसेलर को छोड़ देते हैं क्यों? हम होलसेलर के पास वो जाएगा, तो यहाँ पे रिटेलर जाएगा, मीन्स टैक्स देगा किसको? होलसेलर को। उसके बाद होलसेलर जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, तो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा होलसेलर। उसके बाद मैन्युफैक्चरर जाएगा, एक्चुअली टैक्स देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो कुछ टैक्सेस होता है डायरेक्टली जाता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? बोलो बोलो बोलो। इनकम टैक्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट टैक्स है जो कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स डायरेक्टली देता है पब्लिक गवर्नमेंट को, इनकम के ऊपर वो टैक्स देता है, ठीक है, इनकम के ऊपर वो टैक्स भरेगा। अगर आपका इनकम ज्यादा होगा तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका इनकम ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर, ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो वो एक डायरेक्ट टैक्स का एक नेचर है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन नेचर। अगर आपका इनकम ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बट अगर देखें इनडायरेक्ट टैक्स, वो घूम घूम के जाएगा, ठीक है, घूम घूम के मीन्स ये डायरेक्टली नहीं जाता है। आप पहले जाएंगे रिटेलर के पास, रिटेलर आपके ऊपर टैक्स लगाता है, जो भी सामान आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर रिटेलर टैक्स ऐड करके आपसे पैसा लेता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद रिटेलर क्या करेगा? होलसेलर को पैसा देगा टैक्स के साथ। उसके बाद होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। घूम घूम के जाएगा गवर्नमेंट के पास, बट डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बट अगर इनडायरेक्ट टैक्स देखें, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है। क्या क्या है अगर देखेंगे?
सेल्स टैक्स है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, और क्या है आपका एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, लॉजरी टैक्स है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स है। से अगर हम देखेंगे ना खत्म ही नहीं होगा, तो इसीलिए मेजर कुछ टैक्सेस लगता था, बट अभी तो जीएसटी आ गया है। बट अगर देखें डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली पेमेंट करते हैं टैक्स टू द गवर्नमेंट, बट इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं, मीन्स आप किसी और को टैक्स देते हैं एंड वो जाकर भरेगा गवर्नमेंट के पास, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स आपका अगर इनकम बढ़ेगा तो यहाँ पे टैक्स भी बढ़ेगा, बट अगर इनडायरेक्ट टैक्स आपका इनकम के साथ कोई भी लिंक नहीं है, आपका इनकम जो भी है आपको टैक्स देना सेम परसेंटेज में आपको टैक्स देना है, जिसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। तो आ जाइए हम देख लेते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स आपका पेयर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इनकम टैक्स हम डायरेक्टली पेयर मींस जो भी टैक्स पेमेंट करता है उसको बोलते हैं पेयर। ठीक है, जो भी पेमेंट करता है उसको बोलते हैं पेयर, वो डायरेक्टली पेमेंट कर देता है टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, पेयर यहाँ पे क्या करता है टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट बट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कस्टमर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हमारा जो एग्जाम्पल है वो मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करता है किससे, इनडायरेक्टली कस्टमर से कलेक्ट करता है, बट वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में एक जो भी लोग वो टैक्स कलेक्ट करता है, बट और एक लोग वो पेमेंट करता है टैक्स। मीन्स जो भी वो पेमेंट करेगा टैक्स वो कलेक्ट कर देगा हमारे जैसे आपके जैसे कस्टमर से, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है आपका इनडायरेक्टली नेचर का। ठीक है, उसके बाद जो भी पर्सन यहाँ पे पेमेंट करता है वो बियर करता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो द पर्सन पेड टू द गवर्नमेंट वो बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस खुद बियर करता है डायरेक्ट टैक्स में। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन मींस यहाँ पे वो खुद पेमेंट करता है बट कलेक्ट कर देता है दूसरे पर्सन से, तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन हो जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स में शिफ्ट कर देता हूँ दूसरे पर्सन को। मीन्स यहाँ पे क्या करता है कि ये जो रिटेलर है वो पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, बट वो क्या करता है कि वो शिफ्ट कर देता है टैक्स बर्डन किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर, वो कलेक्ट कर देता है। उसके बाद ये प्रोग्रेसिव इन नेचर, मैं बोला था इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, अगर इनकम घटेगा तो टैक्स भी घटेगा। बट अगर देखें आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है यहाँ पे इनकम से कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं है, आप टैक्स देना पड़ेगा आपको, इनकम ज्यादा जितना भी हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स देना ही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी जीएसटी सब लोग इंडिया में दे रहे हैं, क्योंकि जो भी वो सामान खरीदते हैं उसके साथ वो टैक्सेस देते हैं, जो भी टैक्सेस देते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि वो ऐड होके आता है आपके सामान के साथ। तो ये रिग्रेसिव इन नेचर, आपका टैक्स का कोई लिंक नहीं है। उसका एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट टैक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है इनकम टैक्स। बट अगर देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत सारा था बट अभी सब कुछ हट गया है, अभी वन नेशन वन टैक्स जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी अभी एक ही टैक्स देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, अगर आप कोई भी सामान इंडिया के बाहर सेल करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, अगर आप इंडिया के बाहर से कुछ खरीद के लाएंगे तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। तो हम आगे देखेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है एंड वहां पे अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा डायग्राम के साथ। बट इम्पोर्ट मीन्स इंडिया के बाहर से कुछ खरीद के लाएंगे, मीन्स यूएसए से अगर कुछ परचेस करके इंडिया को लाएंगे तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। एंड इंडिया के बाहर को जब सेल करते हैं यूएसए को तो वहां पे बोलते हैं एक्सपोर्ट, उसके ऊपर लगता है इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, मीन्स वो कस्टम ड्यूटी उसको बोलते हैं। उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी लगेगा बट कुछ गना चुना सामान के ऊपर जीएसटी लगता है, बट उसको छोड़ दीजिए, अभी इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी लगता है। समझ आ गया, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हो गया डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, बोलो मेरे साथ देखो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो चार चीजें है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में। चार चीज क्या है, पहला चीज डायरेक्ट टैक्स में आपका डायरेक्ट टैक्स में जो भी पेयर वो डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर पेड टू द गवर्नमेंट बट कलेक्ट टू द अल्टीमेट कस्टमर से। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में वो इंसिडेंस खुद बियर करता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स आपका है प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर। उसका डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। हम जीएसटी तो अभी पढ़ेंगे एंड उसको ही रिवीजन करेंगे, बट कस्टम ड्यूटी में आपको समझा दिया। ठीक है, हो गया ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे फीचर पढ़ेंगे क्योंकि आपका फीचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जीएसटी का जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का फीचर पढ़ेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का फीचर पढ़ेंगे। आगे जाकर हम जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इनकम टैक्स का फीचर मीन डायरेक्ट टैक्स का फीचर पढ़ेंगे, बट अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं मीन जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जीएसटी का फीचर देखेंगे मीन इनडायरेक्ट टैक्सेस का फीचर देखेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स का अगर फीचर देखें तो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आए थे। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो जाता है, मीन यहाँ पे जो टैक्स पेयर वो पेमेंट जो भी करता है गवर्नमेंट को वो कलेक्ट कर देता है अल्टीमेट कस्टमर्स।
तो इसलिए यहाँ पे वो खुद बियर नहीं करता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो जाता है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो जाता है, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो जाता है। तो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन एक पॉइंट है जहाँ पे वो शिफ्ट कर देता है बर्डन किसको, कस्टमर के ऊपर, ये एक पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऊपर पढ़ के आए हैं रिग्रेसिव इन नेचर। तो रिग्रेसिव इन नेचर में क्या होता है कि आपका इनकम से कोई मतलब नहीं है टैक्स का, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, इनकम आपका बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स ही देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स को एक ले रहे हैं गवर्नमेंट इनकम के ऊपर, अगर इनडायरेक्ट टैक्स को ले लेंगे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो कुछ सामान के ऊपर लेते हैं। एंड ये रेगुलर क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास में हम बहुत ही ज्यादा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बट ये रिवीजन बैच है तो इसलिए रिवीजन जैसा ही करना पड़ेगा। तो ये रिग्रेसिव इन नेचर मीन्स इनकम के साथ कोई भी लिंक नहीं है टैक्सेस का, ये दो हो गया। उसके बाद और एक है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली है इनडायरेक्ट टैक्स में आपका 17 या 20 से ज्यादा टैक्सेस कवर हो जाता है, एंड आपका जीएसटी हर कोई प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा इनकम होगा ना। तो गवर्नमेंट का ये इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स इनकम, गवर्नमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट रेवेन्यू ये है इंडायरेक्ट टैक्सेस। इंडायरेक्ट टैक्सेस आपका गवर्नमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट रेवेन्यू है, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, क्योंकि इसमें 50% से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है किसको, गवर्नमेंट को 50 से ज्यादा परसेंटेज रेवेन्यू कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। समझ आ गया, इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि इसमें मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स, जितना भी टैक्स होता है उससे 50% से ज्यादा यहाँ से गवर्नमेंट को इनकम आता है, रेवेन्यू आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। समझ आ गया। उसके बाद टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ये टैक्स एक है जो कि कमोडिटी एंड सर्विस दोनों के ऊपर लगता है। कमोडिटीज मीन्स गुड्स के ऊपर लगता है प्लस सर्विसेज के ऊपर भी लगता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर दोनों के ऊपर लगता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। बट अगर इनकम टैक्स देखें ये ओनली इनकम के ऊपर लगता है, बट अगर यहाँ पे देखें ये बोथ कमोडिटीज एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, तो दोनों के ऊपर ये लगता है, तो इसलिए इसको इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बोलते हैं। समझ आ गया, सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है। और क्या बच गया, वाइडर टैक्स बेस। ऑब्वियसली इनकम टैक्स में एक ही टैक्स लगता है, बट अगर देखें इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारा टैक्सेस होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वाइडर टैक्स बेस। वाइडर टैक्स बेस मीन्स बहुत बड़ा टैक्स बेस है, इसमें सब कुछ आ जाता है, कस्टम है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, जीएसटी भी है, कस्टम ड्यूटी भी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी है, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाता है, तो इसलिए ये एक वाइडर टैक्स बेस है। बट अगर देखें डायरेक्ट टैक्स ये नैरो टैक्स बेस है, मीन्स उसका बेस बहुत कम है, नैरो है, बट अगर देखेंगे इंडायरेक्ट टैक्स में वाइडर टैक्स बेस है, बहुत बड़ा टैक्स बेस है। सिंपल है, आपको तो समझ आ गया होगा। उसके बाद प्रमोट सोशल वेलफेयर, ये सोसाइटी को भी प्रमोट करता है, कैसे बोलो, कैसे सोसाइटी को प्रमोट करता है। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे आपका जो सिंग गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाता है, अल्कोहलिक लिक्विड, टोबैको प्रोडक्ट, इसके ऊपर ज्यादा हाई टैक्स रेट लगाता है, तो इससे क्या होगा, वाइन के ऊपर ज्यादा टैक्स रेट लगाता है, जिससे जिससे लोग बहुत कम खरीदेंगे, तो वहां पे हुआ ना, सोसाइटी को वेलफेयर देता है। बट अभी क्या चलता है, ज्यादा वाइन खरीदते हैं, ज्यादा आपका टोबैको प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो तो अभी तो ये कलयुग है भाई, जो भी मना करेगा वही करेंगे लोग सब, तो वो तो अलग बात है। बट हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, तो जीएसटी में क्या देखेंगे, ये ज्यादा लगाता है टैक्स किसके ऊपर, सिन गुड्स या हजारियस गुड्स के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाता है, फिर भी ज्यादा खरीदते हैं, चलेगा। बट हमको अभी याद रखना है क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को कैसे याद रखना है, तो इसीलिए हम कैसे याद रखें, टीसीएस का आईपीआर इशू हुआ, बोलो बोलो, टीसीएस का आईपीआर इशू हुआ। टी फॉर wider tax base, C for commodities, its impose on commodities and services, C हो गया। S पर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, मीन्स यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाता है। एस हो गया। आई मीन्स इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। पी मीन्स प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोसाइटी को पूरा प्रमोट करता है। आर रिग्रेसिव इन नेचर, इनकम से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आईपीआर, आर हो गया। 6 पॉइंट हो गया भाई, और क्या है, टीसीएस का आईपीआर इशू हुआ है। टी फॉर वाइडर टैक्स बेस, सी मीन्स impose on commodities and services, S means shifting of tax burden, I means important source of revenue, P means promote social welfare, R means regressive in nature। और एक बार बोलो, और एक बार बोलो, क्योंकि इसको आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि हम ऐसे छोड़ देंगे। टीसीएस का आईपीआर इशू हुआ, टी फॉर वाइडर टैक्स बेस, सी मीन्स कमोडिटीज एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, एस मीन्स शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, उसके बाद आई मीन्स इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद पी मीन्स प्रमोट सोशल वेलफेयर, आर मीन्स रिग्रेसिव इन नेचर। हो गया भाई, और क्या है, चलो सिंपल है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, बट हम टाइम लगाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आ गया जीएसटी, क्या है जीएसटी आ गया। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको बताना है जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी, तो जीएसटी कब लगा था,
1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। 1 जुलाई 2017 को और क्या इवेंट हुआ था, बोलो बोलो बोलो, और क्या इवेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को? वो तो इवेंट नहीं होता है, बट 1 जुलाई में क्या बोलते हैं हम? 1 जुलाई बोलो, आप क्या पढ़ रहे हैं, सीए पढ़ रहे हैं, तो सीए डे है 1 जुलाई, सीए डे है। ठीक है, सीए डे क्यों है? हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है वो 1949 में वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1 जुलाई में वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो इसलिए सीए डे भी हो उसको हम मानते हैं। ठीक है, जीएसटी डे सीए डे दोनों एक ही दिन पर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, खास करके सीए स्टूडेंट के लिए एंड सीए के लिए भी। तो जीएसटी है, जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मोदी जी बोले थे वन टैक्स वन नेशन, वन टैक्स में जीएसटी। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ भी नहीं है, ओनली एक ही है जो कि जीएसटी है। जीएसटी अभी एक ही है और कुछ भी नहीं है, तो आपको ओनली जीएसटी ही याद रखना पड़ेगा, और कुछ टैक्स नहीं है अभी, सब कुछ हम हटा दिए, ओनली जीएसटी है। ठीक है, तो वही है जीएसटी। पहले बहुत सारा ये सब जैसे लिखा हुआ है, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस था, जैसे था आपका एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी अभी भी है, बट सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, एंट्री टैक्स था, परचेज टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ऐसे आपका 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस था। ठीक है, 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस था। सब कुछ भाई हट गया है, सब कुछ हट गया है, अभी ओनली आपका जीएसटी है। 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस को वो खा गया। कौन? जीएसटी। जीएसटी 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस को खा गया। तो चलो, क्योंकि एक नेशन है आपका, तो एक नेशन एक टैक्सेस, वन नेशन वन टैक्सेस, तो जीएसटी आ गया है। तो चलो, वो जो 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस में क्या क्या आता है देखते हैं, क्योंकि 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस को खाया जाता है। तो क्या क्या आया है जीएसटी में, क्या क्या मिल गया है? तो जब जीएसटी आया था तो वहां पे बहुत सारा स्टेट वो नहीं मना किए थे कि हम जीएसटी नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। बहुत सारा स्टेट मना कर दिए थे, क्योंकि स्टेट को ज्यादा रेवेन्यू आता है। इससे जीएसटी जो आने से पहले जो इंडायरेक्ट टैक्सेस से बहुत सारा रेवेन्यू आता था, 50% से ज्यादा रेवेन्यू आता था। अगर वो जीएसटी के साथ चला जाएगा तो वो सेंटर तो कलेक्ट करेगा ना। तो इसलिए बहुत सारा स्टेट मना कर दिए हैं कि हम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने देंगे। तो इसीलिए जीएसटी बहुत पहले आ गया था, बट उसको ये इम्पोज नहीं करने दिए थे, नहीं इम्पोज करने के लिए दिए थे। तो उसके बाद सेंटर बोला ठीक है, हम आपको 50% दे देंगे जो भी जीएसटी से आएगा, 50% दे देंगे जो भी जीएसटी से इनकम आएगा, तो 50% मैं आपको दे दूंगा। मोदी जी बोले हम 50% दे देंगे आपको। तो इस बार लगाइए आप। हाँ ठीक है, लगाएंगे, बट बहुत सारा चीज है उसमें नहीं लगाने देंगे। जैसे अल्कोहलिक लिकर, उसके ऊपर नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे, क्योंकि उससे 40% टैक्सेस आता है रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि टैक्स लगता है 40%, आपको तो पता नहीं है। आपको पता है, आप स्टूडेंट है, बट नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, उसको तो पीना ही है भाई। अगर उनको पता चल जाएगा इतना टैक्स वो लगाते हैं ना, कोई नहीं पिएगा, बट पीते हैं, पता नहीं क्या लगता है। हम नहीं पीते हैं भाई, हमको ऐसे मत देखिए। तो यहाँ पे 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस मिल गया था, तो सेंटर बोले कि हम कुछ सब्सिडी कर लेंगे, मीन्स हम कुछ छोड़ देंगे हमारे हाथ से टैक्सेस। और स्टेट को भी बोले छोटे तुम कुछ छोड़ दो, तो हमारा स्टेट बोले ठीक है बड़े, हम छोड़ देंगे। तो आप पहले छोड़िए, क्या क्या छोड़ना है आपको। बहुत सारा छोड़ दिए थे 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, बट उसमें से देखेंगे कुछ मेजर 6 टैक्सेस जो कि छोड़े थे सेंटर, पहले देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे स्टेट क्या क्या छोड़े हैं टैक्सेस। तो सेंटर का जो मेजर टैक्सेस है, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, उसको छोड़ दिए। एक्साइड ड्यूटी जो लगता था किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे तो उसके ऊपर लगता था एक्साइड ड्यूटी। बट अभी एक्साइड ड्यूटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी लग गया, ये छोड़ दिए, कौन? सेंटर छोड़ दिए। उसके बाद एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज भी लगता था, तो उसको भी सेंटर बोले कि हम छोड़ देंगे, ठीक है छोड़ देते हैं। तो उसके बाद एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, कस्टम अभी है, बट एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जैसे आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब एडिशनल ड्यूटी, जब एडिशनल बीसीडी है, ये सब लगता था पहले, बट उसको भी सेंटर बोले कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं अभी कलेक्ट करेंगे, जीएसटी के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, और क्या छोड़े हैं? हमको 6 चाहिए, 3 छोड़े हैं, और 3 बताइए क्या क्या है सेंटर जो भी छोड़ेगा। ठीक है, वेट करो ना, लोडिंग हो रहा है बाबा, इंपोर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, तो आपको टाइम तो लगेगा। जीएसटी पढ़ रहे हैं भाई। उसका सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स जो सर्विसेज के ऊपर लगता था, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम जो भी इनकम कमाएंगे तो उसके ऊपर पहले सर्विस टैक्स लगता था, इनकम टैक्स भी लगता था, बट कुछ जहाँ पे सर्विस टैक्स लगता है तो वहां पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा ना, तो वहां पे सर्विस टैक्स लगता था, बट अभी भी उसको इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, सर्विस टैक्स को भी इंक्लूड कर दिए। और क्या भाई, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो भी सेल्स टैक्स में अगर सेल करेंगे एक स्टेट से अलग स्टेट को, तो वहां पे भी सेल्स टैक्स लगता था भाई, सब स्टेज के ऊपर लगता था। प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद सेल्स के ऊपर क्या लगता था, सेल्स टैक्स। अगर रिटेलर होलसेलर से परचेज करके लाएगा, वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्सेस। सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स कहाँ पे भी नहीं छोड़ते थे, बट अभी जीएसटी आ गया है, तो उनको सब क्रेडिट तो मिल जाएगा, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। चलो देख लेते हैं। उसके बाद सेंट्रल सोर्सेज एंड सेल्स भी लगता था।
सर्चेज एंड सेस, जैसे इनकम टैक्स में देखते हैं 4% लगता है, यहाँ पे भी लगता था पहले, अभी नहीं लगाएगा क्योंकि जीएसटी आ गया है। ठीक है, जीएसटी आ गया है तो 6 चीज क्या क्या इंक्लूड हो गया है। तो चलो 6 चीज क्या क्या इंक्लूड हो गया है। तो 6 चीज में आप याद रखिए 6 चीज क्या है। 3 सेंटर है, 3 सेंटर है, 2 एडिशनल है और एक सर्विस है। 3 सेंटर है, 2 एडिशनल है, एक सर्विस है। 3 सेंटर क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है और सेंट्रल सोर्सेज एंड सेस है। 2 एडिशनल है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। 6 चीज हो गया। और एक बार मेरे साथ बोलो, मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलो। 3 सेंटर है, सेंटर मीन सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल और क्या है सर्चेज एंड सेस है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम एंड आपका सर्विस टैक्स है। ये 6 चीज जो कि सेंटर वो अपना छोड़ दिया टैक्सेस, उसका स्टेट भी नहीं छोड़ेंगे। स्टेट भी बोले कि हम भी वादा किए हैं, हम भी इंक्लूड करेंगे जीएसटी में। क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं देखते हैं। तो स्टेट का स्टेट वैल्यू एडेड या स्टेट सेल्स टैक्स, तो वही है वैल्यू एडेड टैक्सेस है। स्टेट बोला कि हम वैल्यू एडेड टैक्सेस जो भी इम्पोज करते थे उसको भी इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद लग्जरी टैक्सेस, लग्जरी टैक्सेस जैसे अगर आप कोई भी गोल्ड है, ज्वेलरी है एंड आपका कार है तो उसके ऊपर लग्जरी टैक्सेस लगता था, बट अभी नहीं लगेगा, जीएसटी लग जाएगा भाई। उसके बाद टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट जब करेंगे तो उसके ऊपर भी टैक्सेस लगता था, बट अभी जीएसटी लगेगा। ठीक है, जीएसटी लगेगा, याद रखिए। टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, तो जो भी गैम्बलिंग करता है, गैम्बल करता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। पहले लगता था क्या, लॉटरी टैक्सेस लगता था, बट अभी नहीं लगेगा। अभी लगेगा क्या, अभी लगेगा आपका ये जो जीएसटी लगेगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स इंक्लूड हो गया, बट उसका भी स्टेट गवर्नमेंट का भी वो बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का भी कौन है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बोले कि हम जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते थे उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते थे उसको नहीं छोड़ेंगे, हम ओनली छोड़ेंगे जो भी स्टेट वाला एंटरटेनमेंट टैक्स उसको छोड़ेंगे, बट हमारा जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जैसे सेंटर का सरचार्ज लगाता था ऐसे ही स्टेट का भी जो भी सरचार्ज एंड सेस वो भी लगेगा। ठीक है, स्टेट का भी सरचार्ज एंड सेस लगेगा। तो स्टेट को कैसे याद रखें, स्टेट का भी 6 चीजें हैं। 2 स्टेट है, एक एडवर्टाइजमेंट और एक क्या है एंटरटेनमेंट, 2 एल है उसके साथ। तो 2 स्टेट है, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट सरचार्ज है। 2 एल है, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग एंड लॉटरी टैक्सेस। उसके बाद 1 एडवर्टाइजमेंट, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट टैक्सेस एंड 1 एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट लोकल गवर्नमेंट जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाता था वो अभी सब्सिम नहीं हुआ है। ठीक है, वो अभी सब्सिम नहीं हुआ है। तो ये था आपका जो 12 टाइप्स टैक्सेस जो सब्सिम हुआ है, एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ये दोनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया है क्या क्या टैक्सेस सब्सिम होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है आपका जब ये सबसिम कर रहे थे तो क्या क्या माइंड में लेकर वो सबसिम कर रहे थे। ठीक है, ये जब सबसिम कर रहे थे तो क्या क्या दिमाग में लेकर उसको सबसिम कर रहे थे। तो अगर देखें प्रिंसिपल्स दैट वी आर born in mind या kept in mind while subsuming the taxes, मीन्स ये जो टैक्सेस क्यों सबसिम हुआ है। अलग कुछ टैक्सेस भी था उसको तो सबसिम कर सकते थे, बट इसको क्यों सबसिम किए, तो कुछ उनका रूल्स रेगुलेशन है, फैक्टर्स है, उसके लेकर वो सब सबसिम किए हैं। तो वो फैक्टर क्या है, उस फैक्टर को बोलते हैं एनटीआरएफ। ठीक है, एनटीआरएफ। तो एनटी मीन्स एन मीन्स जो भी सब टैक्सेस सबसिम हुआ है वो ऑब्वियसली वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर होना चाहिए, मीन्स ये सब नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होना चाहिए। एन मीन्स नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होना चाहिए, तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो ऑब्वियसली जो भी सब हम सबसिम करेंगे सब कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर होना चाहिए। उसके बाद टी टी मीन्स वो ट्रांजेक्शन चेन का पार्ट बनना चाहिए। ट्रांजेक्शन चेन मीन्स ट्रांजेक्शन कैसे होता है, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब आपका होता है ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट है। तो वो भी जो भी सब टैक्स सबसिम होगा वो सब ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट बनना चाहिए, तभी हम उसको सबसिम करेंगे। ठीक है, तभी हम उसको सबसिम करेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट बनना चाहिए। उसके बाद आर, आर हम जहां पे भी सब सबसिम करेंगे वो वहां पे रेवेन्यू फेयरनेस होना चाहिए। रेवेन्यू फेयरनेस सेंटर को जितना मिलना चाहिए था स्टेट को भी उतना मिलना चाहिए था, तो इसलिए तो सेंटर का 6 वो सबसिम किए हैं, स्टेट भी हम 6 बताइए सबसिम किए, मीन रेवेन्यू फेयरनेस होना चाहिए। दोनों को रेवेन्यू के मामले में फेयरनेस होना चाहिए, अगर फेयरनेस नहीं होगा तो वहां पे गलत बात है, मीन रेवेन्यू फेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद एफ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एफ मीन्स पहले आपका जो भी इंडायरेक्ट टैक्सेस का था वहां पे आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है, क्रेडिट कोई कोई जगह में क्रेडिट नहीं मिलता था, तो इसीलिए जीएसटी आया है। तो जो जीएसटी को हम इंक्लूड करेंगे तो उससे आपको फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, एफ मीन्स फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो क्या क्या सब फैक्टर है, 4 फैक्टर है। पहले तो जो भी सब टैक्सेस हम लेविट सबसिम कर रहे हैं वो सब प्राइमरली इन द नेचर ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस होना चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो वो सब रेवेन्यू फेयरनेस होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है वो ट्रांजैक्शन, जो भी सब टैक्सेस लेविज हो रहा था वो सब सबसिम हुआ है वो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट बनना चाहिए। सेल्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग,
एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद टैक्स सब्सिडी शुड रिजल्ट इन द फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए इंटर एंड इंट्रा लेवल में। इंटर मीन्स एक स्टेट को दूसरा स्टेट को जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, एंड इंट्रा स्टेट बोलते हैं अगर एक ही स्टेट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो वहां पे फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे सब्सिम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो जो रेवेन्यू फेयरनेस होना चाहिए, बोथ यूनियन मीन सेंटर एंड स्टेट को रेवेन्यू फेयरनेस होना चाहिए, रेवेन्यू फेयरनेस होना चाहिए, तभी हम उसको सब्सिम करेंगे। अगर रेवेन्यू फेयरनेस नहीं होगा तो उसका क्या मतलब है, रेवेन्यू फेयरनेस आपको करना पड़ेगा। तो क्या है एनटीआरएफ, एनटीआरएफ बोलो 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 एनटीआरएफ। एन मीन्स नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस, टी मीन्स ट्रांजेक्शन चेन का पार्ट है, आर मीन्स रेवेन्यू फेयरनेस टू द सेंटर एंड स्टेट, उसके बाद एफ मीन्स फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। और एक बार एनटीआरएफ है, एन मीन्स नेचर ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस है, टी मीन्स ट्रांजेक्शन चेन का पार्ट है, उसके बाद आर मीन्स रेवेन्यू फेयरनेस है, एफ मीन्स फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। उसका चलो चल लेते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का रीजन तो देख लिए, क्यों सब जीएसटी में सब्सिम हुआ था, क्या क्या सब्सिम होकर जीएसटी आया था, जीएसटी में वो जो सब्सिम हुआ था उसका क्या फैक्टर लिए थे सब्सिम करने के लिए। उसका चलो देख लेते हैं क्या क्या जेनेसिस ऑफ जीएसटी मीन्स जीएसटी कैसे आया इंडिया को। ठीक है, जीएसटी कैसे आया इंडिया को, तो उसका जेनेसिस देख लेते हैं। ठीक है, उसका हिस्ट्री देख लेते हैं। हमको पता है कि जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 में, बट उससे पहले क्या क्या सब हुआ है उसको तो देखना पड़ेगा। तो पहले आइडिया किसको आया था, बोलो आइडिया किसको आया था। पहले तो अगर देखें फ्रांस में आया था ये वाला। ठीक है, पहले फ्रांस आया था जो कि पहले अडॉप्ट किया था ये वाला, फ्रांस पहले उसको अडॉप्ट किया था 1954 से वो अडॉप्ट करके आ रहा है फ्रांस। तो फ्रांस पहले उसको अडॉप्ट किया था, फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी। यहाँ पे भी एमसीक्यू आ सकता है, फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी एंड 62 ईयर्स हो गया है, 62 ईयर्स अभी तक हो गया है जब जीएसटी आया था, 62 ईयर्स हुआ था। 160 कंट्रीज ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया वो यहाँ पे 60 कंट्रीज 160 कंट्रीज उसको अडॉप्ट किए हैं, तो इंक्लूडिंग इंडिया उसको 160 कंट्रीज ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं जीएसटी। ठीक है, तो पहले अगर देखें ये आइडिया आया था हमारा जो भी कैलकट टैक्स फोर्स 16 जुलाई 2004 से ये वाला आइडिया आया था। तो वहां पे हमारा सेंटर वो उसको अलाउ नहीं किए थे, स्टेट वाले बोले थे कि हमारा बहुत सारा लॉसेस यहाँ पे हो जाएगा, बहुत सारा इनकम है हमारा, तो इसलिए हम उसको इम्पोज करने नहीं देंगे। तो 2004 से ये आइडिया आया था, बट वो एक्चुअली कब आया है, 1 जुलाई 2017 को आया, मीन्स 13 साल लग गया उसको इम्पोज करने के लिए। एंड वो सब पॉसिबल हुआ हमारा जो मोदी जी की वजह से, हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर ये सब पॉसिबल हुआ। उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमारा जो देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे सी पी चिदम्बरम, वो प्रेजेंट जब किए थे हमारा बजट है सेंट्रल बजट 2007-8 में, तो वहां पे अनाउंस किए थे कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा 1 जुलाई 2010। तो हमारा जो देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम है वो अनाउंस किए थे कि जब सेंट्रल बजट वो पास किए थे 7-8 का, तो वहां पे वो बोले थे कि हम 1 अप्रैल 2010 से हम उसको इम्पोज करेंगे जीएसटी बोले थे। बट वहां पे कोई भी मोमेंटम नहीं मिला, फाइनली मोमेंटम मिला फर्स्ट जो भी 2014 में मिला एनडीए गवर्नमेंट को। ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट जब 122nd अमेंडमेंट बिल जब पास किए 2014 में, तो वहां पे मोमेंटम मिला किसको, ये जो एनडीए गवर्नमेंट को मिला, थोड़ा मोमेंटम मिला। ठीक है, थोड़ा डेवलप हुआ। उसके बाद हमारा लोकसभा में बिल पास हुआ एंड राज्यसभा में बिल पास हुआ। कब कब पास हुआ, तो लोकसभा में बिल पास हुआ आपका 6 मई 2015 में लोकसभा में बिल पास हुआ। उसके बाद आपका राज्यसभा में बिल पास हुआ 3 अगस्त 2016 में। क्योंकि अगर कोई भी एक्ट आता है तो उसमें आपको पहले बिल पास करना पड़ेगा, दोनों हाउस में, लोकसभा एंड राज्यसभा में, दोनों में आपको पहले बिल पास करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेसिडेंशियल आसन मिलना चाहिए, उसके बाद फाइनली कोई भी एक्ट आएगा। तो इसलिए आपको जब कोई भी एक्ट आता है आपको लगता है कि ये एक्ट आ गया, बट उससे पहले बहुत सारा मसला बेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए पहले लोकसभा में बिल पास हुआ 6 मई 2015 में, राज्यसभा में, इस डेट को याद रखिए, लोकसभा में बिल पास हुआ 6 मई 2015 में, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 में बिल पास हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट आसन दिए 8 सितंबर 2016 को, हमारा जो प्रेसिडेंट वो आसन दिए। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी दिन 8 सितंबर 2016 को, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 वो भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो अगर हम जीएसटी में देखेंगे सब कुछ आपका 2017 का रहेगा, बट अगर देखें 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ आपका 8 सितंबर 2016, तो इसीलिए हम 2016 वहां पे लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 लिखते हैं। ठीक है, 2016। उसके बाद हमारा फाइनली जीएसटी आया है, जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017, फाइनल जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पे अगर देखें एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू है हमारा फर्स्ट यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था कैलकट टास्क फोर्स, ये वाला एक एमसीक्यू आ सकता है। एंड दूसरा है यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट लाया था, एनडीए गवर्नमेंट उसको लाया था। एंड पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर, देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारा पी चिदम्बरम, वो उसको बोले थे कि इंट्रोडक्शन करने के लिए 1 अप्रैल 2010 में। उसके बाद हमारा यहाँ पे
लोकसभा एंड राज्यसभा बिल पास हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है क्योंकि दो दो पॉइंट यहाँ पे है लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में आपका 6 मई 2015 एंड राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 में यहाँ पे हुआ है। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों है क्योंकि ये जो एक दिन में है 8 सितंबर 2016 में दो इवेंट हुआ है। पहले हमारा प्रेसिडेंशियल आसन मिला है, दूसरा हमारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस दिन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया जेनेसिस ऑफ जीएसटी। उसके बाद फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री क्योंकि फ्रांस में पहले आया था 1954 में। अभी तक इंडिया में 160 कंट्रीज ऑलरेडी, इंडिया नहीं है ऑलरेडी, वर्ल्ड वाइड 160 कंट्रीज ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं जीएसटी। ठीक है, तो ये हो गया। उसको चलो चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज जीएसटी। ठीक है, व्हाट इज जीएसटी, ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। तो व्हाट इज जीएसटी, तो जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्सेस। ठीक है, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्सेस, बट जीएसटी इंपोज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, जीएसटी मैंने लगता है अगर आप कोई भी सप्लाई करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज तो वहां पे जीएसटी लग जाता है। ठीक है, अगर कोई भी सप्लाई करेंगे तो वहां पे जीएसटी लग जाता है। जैसे अगर आप कोई भी सेल करेंगे, गुड्स करें या सर्विसेज करें सेल, तो वहां पे जीएसटी लग जाता है एंड उसको ही जीएसटी बोलते हैं, जो भी टैक्स लगता है। ठीक, बट ये नहीं लगेगा आपका अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो भी अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कोई भी लिक्वर जो भी वाइन है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि उसके ऊपर अभी लगता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगता है तो इसलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओनली आपका लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स टैक्स ऑन ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ बोथ के ऊपर भी लग सकता है। बट यहाँ पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर नहीं लगेगा। उसके बाद गुड्स जो लगता है जीएसटी, गुड्स के ऊपर लगता है एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, बट ये एक वैल्यू एडेड टैक्सेस मीन्स वैल्यू के साथ ऐड होके आता है। ठीक है, वैल्यू के साथ ऐड होके आता है तो इसीलिए उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेस। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्सेस उसको बोलते हैं, वैल्यू के साथ ऐड होके आता है तो उसके लिए उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेस। तो ये एक वैल्यू एडेड टैक्सेस का नेचर है। उसके बाद जीएसटी में क्या होता है कि पहले टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है, पहले टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। जैसे मैन्युफैक्चरिंग जब आप कोई भी प्रोडक्शन करते थे तो वहां पे जो भी आपको क्रेडिट मिलता था तो आप ओनली उस क्रेडिट को कोई भी अगर अलग प्रोडक्शन करता है कोई पर्सन, उसको अगर सेल करेंगे तो वहां पे आप सेटअप कर पाते थे क्योंकि पहले वो सेटअप का प्रॉब्लम होता था आईटीसी का, जो भी टैक्स का। बट अभी कोई भी सेटअप का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पे आपको टैक्स क्रेडिट सेटअप हो जाएगा कंटिन्यूअसली, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कंटिन्यूअसली सेटअप हो जाएगा। इसके साथ इसको सेटअप कर देंगे, इसके साथ इसको सेटअप कर देंगे, इसके साथ इसको सेटअप कर देंगे, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनली बर्डन बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, तो यहाँ पे फाइनली हम ही बॉर्न करेंगे, टैक्स हमको ही देना पड़ेगा। पहले जैसे हम देते थे अभी भी हम देंगे बट कम देंगे। ठीक है, कम देंगे, पहले ज्यादा देते थे बट अभी कम देंगे। तो ये एक है। दूसरा है कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करेगा मीन्स हटाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो पहले आप अगर किसी को एक्स वो सेल करता है वाई को, तो 100 रुपीज प्लस 10, तो यहाँ पे 110 रुपीज में यहाँ पे ये है टैक्स। ठीक है, ये है टैक्स। तो 110 रुपीज में वाई को सेल करता है। उसके बाद वाई जेड को सेल करता है, कितना सेल करेगा, तो ये जो 110 रुपीज उसके ऊपर 10% अगर देखें कितना होगा, बोलो बोलो 11 रुपीज, तो ये टोटल सेल करेगा यहाँ पे 121 रुपीज। बट अगर देखेंगे मेन वैल्यू है 100 रुपीज, मेन वैल्यू है 100 रुपीज, बट ये लग रहा है 110 के ऊपर। तो ये जो 1 रुपीज का एक्स्ट्रा आ रहा है इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, टैक्स का रेट यहाँ पे है 110 रुपीज, बट वो बढ़ के आ जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा, तो उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स का इफेक्ट टैक्स के ऊपर लगता है, टैक्स ऑन टैक्स, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। मीन्स यहाँ पे जो भी टैक्स का एलिमेंट है 10 रुपीज, उसके ऊपर यहाँ पे लग जाता है 10%, जो कि वन यहाँ पे क्या है, जो टैक्स 10 रुपीज था उसके ऊपर यहाँ पे 10% लग जाता है, तो ये 1 रुपीज एक्स्ट्रा लग जाता है, जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ये मेन जो भी था दिक्कत था हमारा, जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम, जो भी ओल्ड टैक्स सिस्टम था, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे आ गया है कि ये जो टैक्सेस का जीएसटी का स्कीम है, न्यू स्कीम ऑफ जीएसटी, उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। तो चार चीज क्या है उसको याद कैसे रखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी अगर आपको कोई भी पूछेगा तो आपको बता देना कंपल्सरी क्या क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, भी ट्रिपल सी, भी ट्रिपल सी आपको बताना है। भी एक बार, सी 3 बार है, भी ट्रिपल सी, बोलिए बोलिए। भी मीन्स जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्सेस, उसका सी मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। उसके बाद फाइनल बर्डन बॉर्न बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर सी फॉर कंज्यूमर। उसके बाद सी क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करना है। भी ट्रिपल सी, भी मीन्स वैल्यू एडेड टैक्सेस, सी मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, सी मीन्स फाइनल बर्डन इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर। उसके बाद सी मीन्स एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट। तो भी ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट। एंड जीएसटी किसको बोलते हैं, जीएसटी इज ए टैक्स imposed on supply of goods and services, और बोथ एक्सक्लूसिव या एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर पर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है उसको बोलते हैं जीएसटी। समझ आ गया, ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। उसमें चलो चलते हैं नेक्स्ट, और क्या है नीड ऑफ जीएसटी। क्या था नीड, क्या था नीड जीएसटी आने का, वही जो भी सब था
जीएसटी आने का क्या नीड था? तो पहले तो नॉन इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट नहीं होता था। इंटीग्रेट नहीं होता था किसके साथ? जो भी हमारा सर्विस टैक्स के साथ वैट का एग्जिस्टिंग जो भी वैट था पहले एंड सर्विस टैक्स था पहले, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता था, लिंक नहीं हो पाता था। तो इसीलिए जीएसटी आया। जीएसटी में कोई भी अलग अलग टैक्सेस नहीं है, एक टैक्स उसके अंदर सब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स आ जाता है। तो वहां पे आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर देना, लिंक अच्छे से कर देना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फैसिलिटी बहुत अच्छा है। तो पहले था नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, ये नॉन इंटीग्रेशन था। उसके बाद था बहुत सारा सेवरल टैक्सेस वो नहीं जाता था, जैसे लोकल टैक्सेस, स्टेट वैट है, लग्जरी टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, वो सब लोकल टैक्सेस था। उसको बोल रहे थे कि हाँ हम वैट में देते थे, बट वो सब इंक्लूड नहीं होता था। ये लोकल टैक्सेस अलग से लगाते थे, तो यहाँ पे उसको इंक्लूजन नहीं था, बट अभी इंक्लूजन हो जाएगा जीएसटी में। तो ये सब मेनली क्या था, लिमिटेशन था, डिसएडवांटेजेस किसका था, जो हमारा ओल्ड सिस्टम था, तो वहाँ पे ये सब डिसएडवांटेजेस था, उसको जीएसटी मेनली हटाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंडबैट क्रेडिट, जैसे हमारा जीएसटी में आईटीसी है, वहां पे पहले सेंडबैट क्रेडिट था, तो यहाँ पे नो सेंडबैट क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू डीलर। तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्रेडिट किसको नहीं मिल रहा था, मीन क्रेडिट मेनली यहाँ पे नहीं मिलता था, तो यहाँ पे नो सेंडबैट क्रेडिट होता था। उसके बाद और क्या था, रुको रुको जो रुको जरा, यहाँ पे आपका लोडिंग चल रहा है, सही से माइक लगा है ना? हाँ लगा होगा। रुको रुको, लोडिंग बहुत टाइम लगता है। तेजा साहब आप थोड़ा इसको देख लेना, लोडिंग में क्यों इतना टाइम लगता है, बच्चे को पढ़ना है ना, टाइम इतना हम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दो सेनवैट क्रेडिट एंड स्टेट टेबल वैट दोनों ही वैट सिस्टम में है, बट सेटअप नहीं हो पाता था दोनों एक के साथ। ये दोनों दोनों के साथ सेटअप नहीं हो पाता था। दो सेनवैट एंड स्टेट लेवल वैट एसेंशियली आर वैल्यू एडेड टैक्स, बट सेटअप अगेंस्ट वन अनदर इज नॉट पॉसिबल। तो वो भी एक डिसएडवांटेजेस था। उसके बाद है डबल टैक्सेशन होता था, एक ट्रांजेक्शन के ऊपर दो दो टैक्सेस लगता था। जैसे अगर आप पहले होटल जाते थे, तो वहां पे आप होटल खाने के लिए जाते थे, तो उसके ऊपर तो आपको सर्विस टैक्स लगता था। बट अगर आप वहां पे जाकर आपका बच्चे अगर रोता है, तो वहां पे आप जाते हैं किसके लिए, चॉकलेट खरीदते हैं या आइसक्रीम खरीदते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगता था, बैड लग जाता था। मीन्स होटल जाते थे बट दो दो टैक्स देके आते थे, तो वहां पे क्या होता था, डबल टैक्सेशन होता था। मीन्स एक ही सर्विसेज के ऊपर दो दो टैक्सेस। बट अभी जीएसटी लगेगा, आप होटल जाओ जहां पे भी जाओ, जीएसटी ही जीएसटी लगेगा। तो डबल टैक्सेशन से हटाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, 3 एनएसटी। 3 एनएसटी इसको याद रखेंगे। 3 एनएसटी क्या है, 3 एनएसटी इसको याद रखेंगे। 3 एन, नो सेंड मैट क्रेडिट आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। उसके बाद एन, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ VAT and service tax. उसके बाद N, non inclusion of several local taxes like luxury taxes, entertainment taxes. उसके बाद है S, S means दो state level जो भी VAT है and VAT are essentially value added system, but setup of one against another is not possible. D, double taxation को eliminate करेगा। तो और एक बार बोलो क्या क्या है इसमें, मेनली हम देखेंगे 6 पॉइंट है, 3 एनएसटी 5 पॉइंट है। एन मीन्स नॉन इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल टैक्सेस, जो सर्विस टैक्स एंड वैट। दूसरा है नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल टैक्सेस, नो सेंड वैट क्रेडिट आफ्टर द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एस मीन्स सेटअप ऑफ वन अगेंस्ट अनदर इज नॉट पॉसिबल। डी मीन्स डबल टैक्सेशन। तो ये था नीड फॉर जीएसटी, ठीक है, नीड फॉर जीएसटी ये था। उसके बाद चलो चलते हैं फ्रेमवर्क देख लेते हैं, क्या क्या सब फ्रेमवर्क है जीएसटी में, क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, मीन्स पिलर क्या है जीएसटी का फ्रेमवर्क में। तो ये जो फ्रेमवर्क है जीएसटी में क्या क्या सब कुछ है, तो आ जाते हैं पहले डुअल जीएसटी। तो डुअल जीएसटी इंपोर्टेंट है, डुअल जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। डुअल जीएसटी मॉडल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। डुअल जीएसटी क्या है, तो डुअल जीएसटी, तो इंडिया अडोप्टेड ए डुअल जीएसटी मॉडल। तो बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे सिंगल मॉडल जीएसटी अडोप्ट की है। डुअल जीएसटी मीन यहाँ पे बोथ सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर जीएसटी इम्पोज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, दोनों सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, लेवी करेंगे, इम्पोज करेंगे, तो उसको बोलते हैं डुअल जीएसटी। पहले था कि जीएसटी नहीं इम्पोज कर पाते थे, टैक्स इम्पोज नहीं कर पाते थे कोई कोई सिचुएशन में, मीन्स इंटरस्टेट सेल्स के ऊपर आपको सेंटर को पावर नहीं था, बट पावर अभी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट के पास पावर था कि वो सर्विसेज के ऊपर भी अभी टैक्स लगा देगा, गुड्स के ऊपर तो पहले लगाता था। मीन्स यहाँ पे सेंटर के पास पहले सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने के लिए पावर था, अभी वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पावर आ गया लगाने के लिए टैक्सेस। वैसे स्टेट के ऊपर पावर था कि वो ओनली गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने के लिए, बट अभी सर्विसेज के ऊपर भी वो टैक्स लगा सकता है। मीन्स यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दोनों ही टैक्स लगाएंगे, इम्पोज करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे, तो इसको बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल, ठीक है, डुअल जीएसटी मॉडल। उसके बाद यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो आ जाइए नीचे एट इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है। तो ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे समझा देंगे, आ जाइए। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी क्या है, तो यहाँ पे सीजीएसटी क्या है, तो सीजीएसटी, सीजीएसटी मीन्स अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे एक्स एंड वाई, ये अगर दोनों एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है, इन वन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर, तो वहां पे सीजीएसटी लगेगा। एंड सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
सेंट्रल जीएसटी इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड ये कब लगेगा, जब इंट्रास्टेट सप्लाई करेंगे। इंट्रास्टेट जब सप्लाई करेंगे तो वहां पे लगता है आपका सीजीएसटी लगता है। जब आप इंट्रास्टेट करेंगे मीन्स एक ही स्टेट के अंदर अगर आप सप्लाई करेंगे दोनों, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी। एंड इसको कंडक्ट करने के लिए एक एक्ट है जिसको बोलते हैं सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। ये है आपका सेंट्रल जीएसटी 2017। उसको चलते हैं, आपका एसजीएसटी क्या है, एसजीएसटी सेम है जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी सेम है, तो यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी, ये है स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, उसको बोलते हैं एसजीएसटी। एंड यहाँ पे भी वही सेम ही होगा, अगर दोनों ही एक स्टेट के अंदर हो गए। एंड यहाँ पे इंट्रा स्टेट अगर होगा तो वहां पे ये लगेगा। एंड इसको कंडक्ट करने के लिए एक एक्ट है जिसको बोलते हैं एजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे 2017, बट हम जीएसटी में पढ़ेंगे ये वाला, हम ये वाला एक्ट पढ़ेंगे। और एक है आईजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट आपका मेनली नहीं होता है, उसका सेक्शन आपका इंटर लेवल में नहीं कवर होता है, फाइनल लेवल में कवर हो जाते हैं। बट उसके बाद यूटीजीएसटी है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटोरी जीएसटी, ठीक है, यूटीजीएसटी, तो इसको बोलते हैं यूटीजीएसटी, सेम ही है, यूनियन टेरिटोरी जीएसटी है। एंड यहाँ पे भी अगर दोनों एक ही स्टेट के अंदर, एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी, ठीक है, एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी के अंदर अगर होगा तो वहां पे लगता है एक स्टेट, वन स्टेट एंड यूटी, वन स्टेट एंड यूटी, वन यूटी के अंदर, या दोनों ही अगर एक ही यहाँ पे एक ही यूटी के अंदर अगर भी होगा तो वहां पे लग जाएगा। हम वन स्टेट वन यूटी नहीं लिखेंगे क्योंकि वन स्टेट एंड वन यूटी अगर लिखेंगे तो वहां पे आ जाएगा आपका इंट्रा स्टेट नहीं होगा, इंटर स्टेट बन जाएगा। तो यहाँ पे वन यूनियन टेरिटोरी के अंदर होना चाहिए, वन यूनियन टेरिटोरी के अंदर होना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक स्टेट है, यूनियन टेरिटोरी नहीं है। जैसे अंडमान निकोबार आइसलैंड है तो वहां पे डामन ड्यू, वो सब एक यूनियन टेरिटोरी है, तो यहाँ पे वो लगता है इंट्रा स्टेट के ऊपर, इंट्रा स्टेट के ऊपर लगेगा। एंड उसको कंडक्ट करने के लिए आपका आ जाएगा यूटीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट। उसके बाद है आपका यहाँ पे आ जाएगा आईजीएसटी एक्ट, तो आईजीएसटी एक्ट यहाँ पे लगेगा। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। एंड यहाँ पे ये दो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बिटवीन जब ट्रांजैक्शन होगा तो उसको आईजीएसटी लग जाएगा उसके ऊपर। जैसे वन स्टेट, वन स्टेट या यूटी एंड दूसरा है आपका अदर स्टेट, ठीक है। टू स्टेट या टू यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा तो उसको बोलते हैं हम इंटर स्टेट बोलेंगे, उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा। एंड इसको बोलेंगे हम इंटर स्टेट, इंटर स्टेट बोलेंगे। एंड उसको ऊपर आईजीएसटी एक्ट लगेगा, ठीक है, आईजीएसटी एक्ट लगेगा 2017। और एक बात है, यहाँ पे जो यूनियन टेरिटोरी में दो टाइप्स का यूनियन टेरिटोरी है। कुछ यूनियन टेरिटोरी का ओन लेजिस्लेटिव है, ओन असेंबली है, एंड वो ओन इलेक्टेड एमएलए है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज है। तो उनका अगर दो सिचुएशन अगर सेटिस्फाई करता है तो उनको भी हम स्टेट मानेंगे। जैसे यूनियन टेरिटोरी उसका ओन असेंबली है एंड ओन इलेक्टेड एमएलए है, तो वहां पे लग जाएगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा एसजीएसटी, ठीक है। यूनियन टेरिटोरी याद रखिए, अगर उसका ओन असेंबली है एंड ओन इलेक्टेड एमएलए है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा, आईजीएसटी नहीं एसजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। एंड कहाँ पे लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, ये सब यहाँ पे बताया है, ठीक है, यहाँ पे वो बताया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन एक चैप्टर। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अगर कोई भी एसएससी या टैक्स पेयर का, अगर कोई भी पर्सन का अगर टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ या 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख से अगर ज्यादा होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, टेंशन मत लीजिए। तो अगर उसका आपका टर्नओवर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है जिसको हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कॉम्पोजिशन स्कीम जो छोटा छोटा दुकानदार है, जो छोटा छोटा टैक्स पेयर है, उसका अगर टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख, जो कि रहेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट, एंड नॉर्मल स्टेट के लिए रहेगा 150 लाख, अगर उससे कम है तो उसको एक कंसेशनल रेट स्कीम है जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, उसको अवेल हो जाएगा, जहां पे उसको टैक्स कम रेट में देना पड़ेगा, 1%, 1% या 5% में देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम बोलते हैं, ठीक है। उसको भी हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर है। कॉम्पोजिशन स्कीम होता है जहां पे स्मॉल टैक्स पेयर, उसमें अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स टर्नओवर का जो भी लिमिट है वो अगर 75 लाख या 150 लाख से कम होगा तो वहां पे क्या होगा, उनको कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल हो जाएगा,
कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल हो जाएगा। समझ आ गया। उसके बाद एग्जामेशन, ये भी एक चैप्टर है। तो एग्जामेशन कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जामेशन अवेल हो जाता है नोटिफिकेशन के हेल्प से। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जामेशन अवेलेबल हो जाता है कुछ नोटिफिकेशन के हेल्प से। एंड वो जो नोटिफिकेशन है 12/2017 नोटिफिकेशन एक आया था, उसके हिसाब से उसको एग्जामेशन मिल जाता है। ठीक है, ये भी एक चैप्टर है, टेंशन मत लीजिए, आपका जीएसटी सबसे बड़ा चैप्टर है, जहाँ पे ये नोटिफिकेशन के हिसाब से उनको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, उनको एग्जामेशन मिल जाता है। ठीक है, एग्जामेशन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट मिल जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको समझा देता हूँ, ये दोनों पॉइंट क्या बोलना चाहता है। ठीक है, क्या बोलना चाहता है ये दोनों पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो आईजीएसटी सीजीएसटी ये सब सेटअप हो जाएगा, एक के साथ अलग सेटअप हो जाएगा। तो सेटअप करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, आईसीएस बोलते हैं, आईसीएस, आईसीएस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आईसीएस में पहले आता है आई, तो आई मीन्स आईजीएसटी, तो आईजीएसटी, एंड ये है आपका सीजीएसटी, एंड ये है एसजी या यूटी। आईसीएस यूटी भी आ जाएगा क्योंकि स्टेट जो भी है यूटी वही है, तो यहाँ पे स्टेट जीएसटी या यूटी जीएसटी आ जाएगा। यहाँ पे भी आईजीएसटी एंड आईजीएसटी, आईजीएसटी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो भी आईजीएसटी का क्रेडिट वो ओनली हम कॉलम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आईजीएसटी का क्रेडिट वो आईजीएसटी के साथ सेटअप हो सकता है, एंड वो सीजीएसटी के साथ सेटअप हो सकता है, या एसजीएसटी के साथ सेटअप हो सकता है। मीन्स वो पहले आई के साथ सेटअप होगा आईजीएसटी के साथ, उसके बाद वो सीजीएसटी या एसजीएसटी के साथ सेटअप हो सकता है। कोई भी वहां पे लिमिटेशन नहीं है, जो भी रहेगा सब कुछ पहले सेटअप करेंगे, उसके बाद हम सी को उठा सकते हैं या एस को उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी को लेते हैं या एस को ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है। यहाँ पे सी को ले सकते हैं या एस को ले सकते हैं, कोई भी ऑर्डर यहाँ पे हो सकता है। मीन्स इसका ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे सीजीएसटी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम सीजीएसटी को लेते हैं, तो सीजीएसटी पहले सीजीएसटी के साथ सेटअप होगा, अगर कुछ भी बचेगा तो आईजीएसटी के साथ सेटअप होगा, वो कभी भी एसजीएसटी के साथ सेटअप नहीं होगा, कभी भी एसजीएसटी के साथ सेटअप नहीं होगा। ठीक है, अगर कुछ भी बचेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड को, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, वो पहले एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के लिए सेटअप होगा, अगर भी कुछ बचेगा तो वो आईजीएसटी के साथ सेटअप होगा, वो कभी भी सीजीएसटी के साथ सेटअप नहीं होगा। जो भी बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड को, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये होता है मैनर यूटिलाइजेशन। ठीक है, मैनर यूटिलाइजेशन समझ आ गया। ये भी एक चैप्टर है, वहां पे हम अच्छे से देखेंगे इसको। समझ आ गया, ये हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी कॉमन पोर्टल, तो जो भी आप सब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, आप जो भी सब देख रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग करेंगे, इनवॉइस अपलोड करेंगे, ईयू बिल जनरेट करेंगे, जीएसटी का सब कुछ मिल जाएगा आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल। ठीक है, जीएसटी कॉमन पोर्टल जिसका नाम क्या है, www.gst.gov.in। ठीक है, www.gst.gov.in, वहाँ वो बोलते हैं हमारा कॉमन इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी पोर्टल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जैसे वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है जिसको मैनेज करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। मीन्स ये आईटी कंपनीज है जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ये सब इसको मैनेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। एंड ये जो वेबसाइट को मैनेज करता है जीएसटीएन, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बोलते हैं जीएसटीएन। एंड ये वेबसाइट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत टैक्स पेयर, गवर्नमेंट्स एंड टैक्स एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको सब चलाते हैं ये जीएसटी कॉमन पोर्टल को। ठीक है, एंड इसको कौन मैनेज करता है, जीएसटीएन मैनेज करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये जीएसटीएन हम यहाँ पे देखेंगे, जीएसटीएन मेनली आईटी कंपनी। ठीक है, ये जीएसटीएन मेनली आईटी कंपनीज है, इसको वो मैनेज करता है। एंड इसमें जीएसटी कॉमन पोर्टल को वो इंटरनेट के हेल्प से टैक्स पेयर, दे आर सीए एंड एडवोकेट इसको चलाते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इसको चलाते हैं, ये जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है। ठीक है, एंड जीएसटी इज ए वन सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज। जो भी सब जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, हमारा जीएसटी कॉमन पोर्टल में सब कुछ मिल जाएगा। ये जो जीएसटी रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा जीएसटी कॉमन पोर्टल में। ठीक है, जीएसटी कॉमन पोर्टल में सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद है ये जो जीएसटीएन कौन है, जीएसटीएन, जीएसटीएन कौन है, ये मैंने आईटी कंपनीज है, एंड ये नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये सब आपका चैरिटेबल कंपनीज है, जिसका मेन पर्पज यहाँ पे प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये मेनली सर्विस देते हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को वो सर्विस देते हैं। एंड इसको वो सेटअप की है सेक्शन नंबर 8 कंपनी, जो कि होता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सब होते हैं। इनका मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये मेनली प्रॉफिट कमाते नहीं, ये सर्विस देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं ये सब। ठीक है, एंड यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इंटरफेस है फॉर टैक्स पेयर एंड कॉमन एंड शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये मेनली जीएसटी एंड मेनली आईटी कंपनी ये कम्युनिकेट करता है सेंटर एंड स्टेट के बिटवीन। ये जो जीएसटी कॉमन पोर्टल को एक इंटरफेस देता है, एक इंटरफेस देता है, सेंटर एंड स्टेट को देता है। ठीक है, जीएसटी मेनली ये सब इंटरफेस देता है। बट जीएसटी का फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करेगा,
तो जीएसटीएन क्या क्या काम करेगा, जीएसटीएन क्या क्या काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटीएन क्या क्या काम करेगा, तो जीएसटीएन करेगा फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिलिटेट करेगा, उसके बाद फॉरवर्डिंग रिटर्न टू सेंटर एंड स्टेट को फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी करेगा, मीन्स यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए ये जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराएगा, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न भी हेल्प करेगा, रिटर्न फॉरवर्ड करेगा, सेंटर के पास जो भी रिटर्न जाना चाहिए उसको सेंटर को प्रोवाइड करेगा, स्टेट को जो भी रिटर्न जाना चाहिए था स्टेट को भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा, उसके बाद यहाँ पे मैचिंग करेगा टैक्स पेमेंट डिटेल विद बैंकिंग नेटवर्क, मीन्स यहाँ पे मैचिंग का काम करेगा। जब कोई भी टैक्स पेयर अगर कुछ भी पेमेंट करेगा तो वो मैच कराएगा, किसके साथ, देखेगा कि वो जो बैंक अकाउंट एक्चुअली डेबिट हुआ है ना एंड वहाँ पे गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट एक्चुअली क्रेडिट हुआ है ना, मीन्स वो मैचिंग का काम करेगा, इंटीग्रेशन का काम करेगा ये जीएसटी। उसके बाद ये प्रोवाइड करेगा बहुत सारा एमआईएस रिपोर्ट, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, किसको देगा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा वेरियस एमआईएस रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको, सेंट्रल एंड स्टेट को। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडिंग करेगा एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा, एनालाइज करेगा टैक्स पेयर का प्रोफाइल, मीन्स अगर आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहां पे आपका प्रोफाइल बन जाता है, वहां पे वो प्रोफाइल को वो एनालिसिस करेगा कॉन्टिन्यूसली, कौन जीएसटीएन करेगा। तो यहाँ पे ये 6 पॉइंट है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। 6 पॉइंट क्या है, ये जो 6 पॉइंट है, हमारा सीएम 2 प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया है, हमारा सीएम 2 क्रिएट हुआ, ठीक है, हमारा सीएम 2 प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया है, हमारा सीएम। सी मीन्स यहाँ पे कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, उसके बाद सी एम मीन्स मैचिंग ऑफ टैक्स पेयर जो भी पेमेंट करता है विथ बैंकिंग नेटवर्क मैचिंग करेगा। उसके बाद टू पी मीन्स प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस रिपोर्ट टू स्टेट एंड सेंटर। उसके बाद प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ द टैक्स पेयर प्रोफाइल, 2 हो गया एंड ये भी 2 हो गया है, 4 हो गया। अभी 2F में 2 पॉइंट, पहला है आपका फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, उसके बाद और दूसरा F है फॉरवर्डिंग रिटर्न टू द सेंटर एंड स्टेट। 6 पॉइंट क्या है, सी मीन्स यहाँ पे कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। उसके बाद सी एम मीन्स मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट विथ बैंकिंग नेटवर्क। उसके बाद 2P प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस रिपोर्ट, उसके बाद P मीन्स प्रोवाइडिंग टैक्स पेयर प्रोफाइल एनालिसिस। उसके बाद F मीन्स फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, F मीन्स फॉरवर्डिंग रिटर्न। 6 पॉइंट हो गया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है जीएसपी एएसपी, किसको बोलते हैं, जीएसपी एएसपी। जीएसपी मीन्स जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपी मीन्स जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो इसको मेनली जीएसटीएन सिलेक्ट करता है, जीएसपी को जीएसटीएन सिलेक्ट करता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये सब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो जीएसपी मीन्स जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, इसको जीएसटीएन सिलेक्ट करता है। ये मेनली आपको इनवॉइस अपलोडिंग में हेल्प करेगा, रिटर्न अपलोडिंग में हेल्प करेगा, रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, कौन, जीएसपी। अगर टैक्स पेयर को कोई भी दिक्कत होता है ये जाएगा जीएसपी के पास एंड जीएसपी इसको प्रोवाइड करेगा ये सब सर्विसेज, ठीक है। एंड ये जीएसपी क्या करता है, ये एप्लीकेशन टू बी यूज फॉर टैक्स पेयर फॉर इंटरैक्टिंग विद दी जीएसटी। तो जीएसटी में कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा ये जाएगा जीएसपी के साथ, जीएसपी इसको हेल्प करेंगे। जैसे हमारा आधार सुविधा केंद्र है वैसे जीएसपी है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ये मैंने हेल्प करते हैं किसको, टैक्स पेयर को हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे जीएसपी फैसिलिटेट करेंगे टैक्स पेयर इन अपलोडिंग इनवॉइसेस एज वेल एज फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एंड ये एक सिंगल स्टॉप शॉप फॉर जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज। तो ये एक सिंगल स्टॉप शॉप मीन्स सिंगल स्टॉप शॉप फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज। मीन्स अगर देखें यहाँ पे टैक्स पेयर है, यहाँ पे टीपी है, तो टीपी जाएगा किसके पास, टीपी जाएगा आपका जीएसपी के साथ एंड जीएसपी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जीएसपी यहाँ पे टीपी को टैक्स पेयर प्रोवाइड करेगा आपका जो भी सर्विसेज है। उसके बाद ये जो जीएसपी किससे सर्विस लेता है, एएसपी से, एएसपी से सर्विस लेता है, ठीक है, एएसपी से सर्विस लेता है। ये एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर एएसपी, ये सब एप्लीकेशन बनाते हैं जीएसपी के लिए, ठीक है, जीएसपी के लिए एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड ये एएसपी ये दोनों के बिटवीन एक लिंक प्रोवाइड करेगा, किसके बिटवीन, ये टैक्स पेयर एंड आपका जीएसपी के बिटवीन ये एक लिंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये दोनों के बिटवीन एक लिंक प्रोवाइड करेगा। ये तो एग्जाम्पल थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो यहाँ पे हम आपके लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे है टैक्स पेयर एंड यहाँ पे है जीएसपी है, तो यहाँ पे है जीएसपी है, तो ये दोनों के बिटवीन रहता है एएसपी, एएसपी रहता है। तो एएसपी ये दोनों को लिंक प्रोवाइड करता है, इसको बिटवीन ये एक लिंक क्रिएट करता है एंड दोनों के बीच ये काम करता है, जीएसपी एएसपी, समझ आ गया। तो जीएसपी में सुविधा प्रोवाइडर है जो कि टैक्स पेयर को प्रोवाइड करता है सर्विसेज। बट एएसपी अगर देखेंगे ये मेनली जीएसपी में टेक दी हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर हु एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसपी, ये एक लिंक प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर एंड आपका जीएसपी के बिटवीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पेंसेशन सेस, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। तो जब जीएसटी आया था तो बहुत सारे स्टेट बोले थे कि हमको लॉस हो जाएगा, हम जीएसटी इंप्लीमेंटेशन करने नहीं देंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट बोला था कि अगर आपको कोई भी लॉस होगा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से तो वो लॉस आप रिकवर कैसे करेंगे, टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस आप हेल्प करेंगे टू जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस इम्पोज करिए एंड लॉस रिकवर करिए। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस
इम्पोज करिए, लॉस रिकवर करिए। तो वो बोला था कि अगर कोई भी लॉस होता है जीएसटी के लिए तो वो कॉम्पेंसेट करेंगे थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। एंड वो पहले 5 साल के लिए इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जो कि था आपका 5 जुलाई 2022 तक पहले था, बट इस पर अमेंडमेंट होके आ गया है कि आपका वो 31 मार्च 2026 तक अभी चलेगा। ठीक है, पहले था कि 5 जुलाई 2022 तक था, बट अभी वो उसको एक्सटेंड कर दिए, वो हो गया है 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक अभी वो इंक्रीज हो गया, उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया है। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने का बहुत सारा बेनिफिट है, फिर भी हम बेनिफिट देख लेते हैं क्या क्या है। तो बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज ए विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन, क्योंकि ये एंटायर कंट्री के लिए एक विन विन सिचुएशन, बहुत सारा बेनिफिट आया है, बट उसमें से कुछ बेनिफिट हम पढ़ेंगे। क्या क्या बेनिफिट है, द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो उसको चल देखते हैं। जैसे ये क्रिएशन करेगा एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट, तो वो क्रिएट करेगा एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट, क्रिएट कैसे करेगा, क्योंकि ये जीएसटी की वजह से आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा हमारा जो नेशनल मार्केट as well as इंटरनेशनल मार्केट में, एंड एट ए कॉम्पिटेटिव प्राइस। तो इसलिए ये क्रिएट करेगा एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट, प्लस यहाँ पे कॉमन प्रोसीजर रहता है, कॉमन टैक्स रहता है, कॉमन इवेंट रहता है, तो सब कुछ कॉमन रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्रिएट करेगा एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट ऑब्वियसली। ठीक है, तो जीएसटी एम करता है एक कॉमन मार्केट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कॉमन टैक्स रेट एंड कॉमन टैक्स प्रोसीजर सब कुछ कॉमन है, तो ये कॉमन मार्केट भी क्रिएट करेगा, यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करेगा। उसका बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो आपका मोदी जी का जो भी एम था, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मीन्स यहाँ पे इंडिया में सब कुछ ही मेक होगा, मीन्स प्रोडक्ट सब कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो वो को बूस्ट करेगा जीएसटी। क्योंकि यहाँ पे जीएसटी मेनली वो क्या करता है, कॉम्पिटेटिव मार्केट में प्राइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव मार्केट में वही जो बोला था, कॉम्पिटेटिव मार्केट में आके कॉम्पिटेटिव प्राइस वो प्रोवाइड करता है एट नेशनल मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। तो इसलिए ये क्रिएट करता है एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन प्रोसीजर, कॉमन इवेंट, कॉमन टैक्स रेट, कॉमन लॉ, सब कुछ कॉमन हो गया है, एक ही टैक्स वन नेशन, सब कुछ कॉमन हो गया है। तो अभी बिजनेस करने के लिए इजी हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा बिजनेस करने के लिए, तो इसलिए इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद है रिडक्शन इन कॉम्प्लायंस कॉस्ट। तो बहुत सारा कॉम्प्लायंस कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसीजर भी था, बहुत सारा इवेंट भी था, तो अभी वो सब इवेंट हट गया है, वन इवेंट हो गया है जीएसटी, तो इसलिए कॉम्प्लायंस कॉस्ट भी सब कुछ हट गया है। ठीक है, कॉम्प्लायंस कॉस्ट हट गया है। पहले सर्विस टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, उसका टैक्स अवेल करने के लिए वहां पे टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ता था, वहां पे इनवॉइस अपलोड करना पड़ता था, वैसे बहुत सारे टैक्सेस के लिए इनवॉइस, सब कुछ आपको मल्टीपल प्रोसेस करना पड़ता था, बट अभी सब कुछ हट गया है, अभी एक ही नेशन वन प्रोसीजर, तो इसलिए ये भी कॉम्प्लायंस कॉस्ट रिड्यूस कर देगा हद तक। उसके बाद मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग। तो वो तो ऑलरेडी पढ़ के आए थे, पहले था टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, बट अभी उसको मिटिगेट कर दिया मीन्स हटा दिया, अभी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, तो वो मिटिगेट कर दिया टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट, जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। उसके बाद ये बेनिफिट दे देता है स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रीनियर को। तो यहाँ पे ये मेनली बेनिफिट देता है स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रीनियर, क्योंकि स्मॉल ट्रेडर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, उनका जो कि रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, तो उससे अगर कम होगा तो वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। प्लस उसके साथ कॉम्पोजिशन स्कीम भी आ गया है, जहां पे बोल रहा है अगर 150 लाख या 75 लाख से अगर आपका अकाउंट नंबर कम है, तो वहां पे आप कॉम्पोजिशन स्कीम भी अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टैक्स 1% देना पड़ेगा। तो वो बहुत सारा बेनिफिट दे दिया है। क्या क्या बेनिफिट, इसको हम याद कैसे रखेंगे। सीपीआर बाइक का ईएमआई देना है। सी मीन्स क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बी मीन्स पुश टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उसके बाद आई मीन्स सीबीआर, आर मीन्स रिडक्शन इन कॉम्प्लायंस कॉस्ट, उसके बाद है बाइक, बी मीन्स बेनिफिट टू स्मॉल टैक्स पेयर एंड एंटरप्रेन्योर, उसके बाद ई मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बाद है मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग। और एक बार बोलो, सीबीआर बाइक का ईएमआई देना है। सी मीन्स क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बी मीन्स पुश टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उसके बाद आर मीन्स रिडक्शन इन कॉम्प्लायंस कॉस्ट, उसके बाद बी मीन्स बेनिफिट टू स्मॉल टैक्स पेयर एंड एंटरप्रेन्योर, उसके बाद ई मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसका एम मीन्स मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, GST is a simplified tax structure. GST is a simplified tax structure. Yes, GST is a simplified structure, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉमन प्रोसीजर है। ठीक है, कॉमन प्रोसीजर है, कॉमन टैक्स इवेंट है, कुछ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इवेंट पहले था, अभी कॉमन टैक्स प्रोसीजर, कॉमन इवेंट है, कॉमन लॉ है, कॉमन टैक्स है, एंड यहाँ पे फ्यूअर एग्जेम्पशन भी मिलता है, एंड कॉमन प्रोसीजर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी यहाँ पे है। ठीक है, कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक सिंपलीफाइड टैक्स रिजाइम है विद fewer exemption along with reduction in multiplicity of taxes। तो यहाँ पे आपका एक सिंपलर टैक्स रिजाइम टैक्स प्रोसीजर है, इसमें fewer exemption भी मिलता है, एंड यहाँ पे आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी इन लॉ प्रोसीजर हो जाता है अक्रॉस द कंट्री।
उसके बाद यहाँ पे कॉमन सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स यहाँ पे पूरा कंट्री के अंदर एक कॉमन सिस्टम है, गुड्स किसको बोलेंगे, सर्विस किसको बोलेंगे, आज फॉर जीएसटी। तो ये कॉमन प्रोसीजर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, कॉमन प्रोसीजर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। ये था जीएसटी इज सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, यस जीएसटी इज सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जीएसटी इज सिंपल टैक्स रिजाइम विद फ्यूअर एग्जेम्पशन and avoid multiplicity of taxes and uniformity in law procedure and taxes effect common system of classification of goods and services across the country। तो ये है जीएसटी जे सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद चलते हैं, ये जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है, चैप्टर का सेकंड पार्ट है जो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको बोलते हैं, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यही एक ही अकेला है जहां पे आपको 2016 याद रखना पड़ेगा, 2016 आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एनेक्ट कब हुआ था, तो ये एनेक्ट हुआ था 8 सितंबर 2016, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, 8 सितंबर 2016 में ये एनेक्ट हुआ था। तो जहां पे हम देखेंगे बहुत सारा आर्टिकल्स है एंड वो आर्टिकल्स रिलेटेड टू जीएसटी है, उसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो जो इंपोर्टेंट आर्टिकल उसको हम डाल दिए हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला आर्टिकल नंबर आपको याद नहीं रखना है, अगर आप याद रखते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है। तो आपको अगर याद रखना है तो याद रखिए, अगर याद नहीं रखना है तो याद नहीं रखिए। तो चलो पहला है आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 12A, आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 12 है, जहां पे बोल रहा है जीएसटी किसको बोलते हैं, जो जीएसटी हम पढ़ के आए हैं, जीएसटी इज ए टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो वही बोला है जीएसटी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मींस यहाँ पे जीएसटी वो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको छोड़कर और सब कुछ सप्लाई के ऊपर लग जाता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 26A, जहां पे बता रहा है सर्विस किसको बोलते हैं, तो सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स उसको बोलते हैं सर्विस, ठीक है, एनीथिंग अदर देन गुड्स को बोलते हैं सर्विस। ये हो गया। उसके बाद और एक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, आर्टिकल नंबर 246 उसका 7 शेड्यूल क्या बोला है, आर्टिकल नंबर 246 उसका 7 शेड्यूल क्या बोला है, आर्टिकल नंबर 246 उसका 7 शेड्यूल। तो 7 शेड्यूल बोल रहा है कि इसमें थ्री लिस्ट है, थ्री लिस्ट है, लिस्ट नंबर 1 2 3, लिस्ट नंबर 1 2 3, लिस्ट नंबर 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 है स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट किसको बोलते हैं, यूनियन लिस्ट मींस नाम से ही पता चल जाता है, यूनियन लिस्ट मींस यूनियन को समझाता है, मींस पार्लियामेंट को यहाँ बोलता है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है। तो यूनियन लिस्ट में लिस्ट नंबर 1 में बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ मैटर है, मीन्स कुछ कंटेंट है जहाँ पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट का पावर है, वो लॉ बनाएगा, कलेक्ट करेगा, लेवी करेगा। कुछ मैटर है लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट में, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट का ओनली पावर है कि वो वहां पे लेवी करेगा, कलेक्ट करेगा टैक्सेस। उसके बाद लिस्ट, ये तो लिस्ट नंबर 1 आ गया यूनियन लिस्ट। उसके बाद लिस्ट नंबर 2 बोल रहा है कि स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में कुछ कंटेंट है या मैटर है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का ओनली पावर है कि वो लेवी करेगा, इम्पोज करेगा एंड कलेक्ट करेगा, ठीक है, टैक्सेस, सिंपल। उसके बाद लिस्ट नंबर 3 है कॉन्करेंट, तो नाम से ही पता चलता है कॉन्करेंट लिस्ट मीन यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे लॉ बनाएंगे कुछ मैटर के ऊपर एंड इम्पोज करेंगे, लेवी करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे, ठीक है, इम्पोज करेंगे, लेवी करेंगे, कलेक्ट करेंगे कुछ मैटर से, लिस्ट नंबर 3 जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। समझ आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों लिस्ट हो गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 279 क्लॉज 5, आर्टिकल नंबर 279 क्लॉज 5, आर्टिकल नंबर 279 क्लॉज 5, जहां पे बता रहा है कुछ मैटर है, कुछ प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। कुछ प्रोडक्ट जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा, कुछ प्रोडक्ट जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा, क्या है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप बोलिए मेरे साथ, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं, एंड नेचुरल गैसेस, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और क्या है, और आपका है लास्ट है हाई स्पीड डीजल। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लगेगा आपका ये पुराना एक्साइज ड्यूटी लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा रेवेन्यू आता है। तो स्टेट मना की है कि इस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम हाथ लगाने नहीं देंगे, हाथ लगाने नहीं देंगे, इसके ऊपर हम कलेक्ट करेंगे आपका एक्साइज ड्यूटी। तो जीएसटी अभी नहीं लगाए, फ्यूचर में अगर जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी में जो भी सब कुछ होता है जीएसटी काउंसिल बताता है, तो जीएसटी काउंसिल ने अगर फ्यूचर में रिकमेंडेशन देगा तभी हम उसके ऊपर जीएसटी लगाए, बट अभी तक जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, मोटर स्पिरिट, इसको भी याद रख देते हैं। तो यहाँ पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुछ प्रोडक्ट है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा आपका एक्साइज ड्यूटी लगेगा। 5 पेट्रोलियम को याद कैसे रखेंगे, एटीएफ में हाई पेट्रोलियम मोटर गैस चाहिए, एटीएफ में हाई पेट्रोलियम मोटर गैस चाहिए, एटीएफ मींस एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसके ऊपर लगता है आपका प्लेन में वो लगता है। उसके बाद है हाई हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट एंड नेचुरल गैसेस, इसके ऊपर लगेगा आपका एक्साइज ड्यूटी लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और एक चीज है
अल्कोहलिक लिक्वर फॉर नहीं, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, इसको छोड़कर आपका टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, तो ये जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर दोनों ही लगेगा, ठीक है, दोनों ही लगेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्कोहलिक लिक्वर, ठीक है, इसके ऊपर दोनों लगेगा, जीएसटी लगेगा, प्लस आपका लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगेगा इसके ऊपर, ये जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर अभी जीएसटी लग रहा है प्लस एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा, जीएसटी लग रहा है प्लस एक्साइज ड्यूटी लगेगा, दोनों ही लगेगा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे वही पॉइंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, हाँ भाई हाँ, जीएसटी लगेगा प्लस एक्साइज ड्यूटी लगेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी दोनों ही लगेगा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर। समझ आ गया, सिंपल है। तो यहाँ पे टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी दोनों ही लगेगा, ठीक है, समझ आ गया, सिंपल है। बट यहाँ पे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, प्लस अल्कोहलिक लिक्विड पर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 6 चीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, पहला है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरा है आपका अल्कोहलिक लिक्विड पर ह्यूमन कंजम्पशन मींस वाइन, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ में क्या है, हाई पेट्रोलियम मोटर गैस चाहिए, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट एंड आपका नेचुरल गैसेस, इसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा। बट फ्यूचर में जब जीएसटी काउंसिल बताएंगे तभी लगेगा, क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। उसके बाद और एक आर्टिकल है 269A, आर्टिकल नंबर 269A, आर्टिकल नंबर 269A क्या बता रहा है, इट स्टिपुलेट्स दैट जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स shall be levied and collected by the government India and such tax to be apportioned between यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर में भी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 269 बोल रहा है कि जब हम कोई भी टैक्स इंपोज करते हैं, जीएसटी इंपोज करता है सेंटर, क्योंकि सेंटर एक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, बट वो जो इंपोज करेगा, कलेक्ट करेगा, तो उसके बाद वो उसको अपोर्शन करेगा, अपोर्शन में बांटेगा, स्टेट एंड सेंटर के बीच वो अपोर्शन करेगा। एंड अपोर्शन कैसे करेगा, जब फ्यूचर में आएगा तो वहां पे वो अपोर्शन करेगा, बट वो अपोर्शन करेगा कौन, सेंटर अपोर्शन करेगा, आधा देगा छोटे को, सेंटर स्टेट को, एंड आधा रखेगा बड़ा जो सेंटर रखेगा, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 269A। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 279A, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल नंबर 279A जीएसटी काउंसिल। चलो देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल क्या है, आर्टिकल नंबर 279A, आर्टिकल नंबर 279A जो कि है जीएसटी काउंसिल है। तो जीएसटी काउंसिल कौन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। तो यहाँ प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेगा जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ आ गया, चलो। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूट कब किए थे, 15 सितंबर 2016 में कॉन्स्टिट्यूट किए। हमारा जो जीएसटी काउंसिल वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 15 सितंबर 2016 को, वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, समझ आ गया। उसके बाद जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है, तीन चीजें, चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन है, मेंबर है, वाइस चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन है, मेंबर है, वाइस चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन, मेंबर, वाइस चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे, हमारा जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन बनेंगे, हेड जो रहेंगे चेयरपर्सन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वो बनेंगे यहाँ पे चेयरपर्सन। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन कौन रहेगा, तो मेंबर उनके बीच वो सिलेक्ट करेंगे, आज वाइस चेयरपर्सन मीन वाइस चेयरपर्सन कोई नहीं है, मेंबर के बीच वो बनेंगे वाइस चेयरपर्सन, जैसे हमारा आईसीआई में भी वैसे होता है, वाइस चेयरपर्सन मेंबर के बिटवीन वो बनते हैं वाइस चेयरपर्सन। बट यहाँ पे मेंबर कौन बनेंगे, तो मेंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेंबर में आपका आ जाएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, मेंबर में आ जाएंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। तो जो भी स्टेट का उनका जो यूनियन मिनिस्टर है वो बन जाएगा। उसके बाद स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर वो भी बन जाएंगे, प्लस स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर वो भी बन जाएंगे मेंबर, या कोई भी अदर अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय दी ईच स्टेट, तो वहां पे भी मेंबर बन सकते हैं। तो मेंबर चार टाइप्स से बन सकते हैं, पहला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज वो बनेंगे, उसके बाद स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं, स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर बन सकते हैं, या कोई भी अगर मेंबर को ईच स्टेट अगर रिकमेंडेशन देगा या नॉमिनेट करेगा तो वहां पे भी वो मेंबर बन सकता है, ठीक है, वो मेंबर बन सकता है। समझ आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। लोडिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, चलेगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा फाइल है, बहुत ज्यादा फाइल है, 50 MB का फाइल है, एंड ये कलरफुल है तो इसलिए ज्यादा MB ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन कौन बनेंगे, जो भी मेंबर है वो सिलेक्ट करेंगे एमंग देमसेल्फ एज वन वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, एमंग देमसेल्फ वो वाइस चेयरपर्सन बनेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये क्या करते हैं, मीन फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये जीएसटी काउंसिल क्या करते हैं, जीएसटी काउंसिल में रिकमेंडेशन देते हैं, वो कुछ काम नहीं करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, बट रिकमेंडेशन मीन कंपलसरी यहाँ पे बन जाएगा, रिकमेंडेशन देंगे मीन यहाँ पे कंपलसरी वहां पे रिकमेंडेशन को मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो रिकमेंडेशन देंगे। क्या क्या रिकमेंडेशन देंगे, तो ये जो जीएसटी काउंसिल मेन रिकमेंडेशन किसके रिलेटेड देते हैं, जो आपका टैक्स रेट के रिलेटेड, टैक्स रेट का रिलेटेड देते हैं रिकमेंडेशन।
उसके बाद एग्जिम्पशन, तो एग्जिम्पशन के रिलेटेड भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहां पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा, एक काउंसिल एक कमिटी जैसा है, ठीक है। उसके बाद अगर थ्रेशोल्ड लिमिट मींस यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, उसका कॉम्पोजिशन लेवी के लिए कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, तो उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट मींस जो भी लिमिटेशन है इसके ऊपर अगर जाएगा, रजिस्ट्रेशन लेंगे या कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करेंगे, तो वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट को लेकर अगर कोई भी डाउट एराइज होगा तो वहां पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देंगे। उसके बाद अगर कोई भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, डिस्प्यूट मींस अगर सेंटर एंड स्टेट के बिटवीन अगर कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट होता है तो उसको भी ये मेनली रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है, उसके रिलेटेड भी रिकमेंडेशन ये देंगे। और क्या है, जीएसटी काउंसिल इंक्लूडिंग रूल्स एंड नोटिफिकेशन, तो जो भी जीएसटी रेगुलेशन, रूल्स, लेजिस्लेशन, उसके रिलेटेड जो भी डाउट है उसको भी ये सब देंगे, रिकमेंडेशन देंगे जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल ये सब रिकमेंडेशन देंगे। उसके बाद जीएसटी काउंसिल में मेंबर कोरम क्या होंगे, क्योंकि कोई भी मीटिंग के लिए आप लॉ में देखेंगे कोई भी मीटिंग के लिए कोरम चाहिए, तो कोरम जीएसटी काउंसिल में अगर कोई भी मीटिंग के लिए कोरम चाहिए 1/2, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जितना भी है उसका 1/2 मिनिमम कोरम होना चाहिए। कोरम मीन्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे कोरम, तो 1/2 कोरम रहना चाहिए। उसके बाद एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शाल बी टेकन बाय अ मीटिंग मेजोरिटी नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेज वोट्स इन कास्ट, तो यहाँ पे 75% से ज्यादा अगर यहाँ पे वोटिंग इन कास्ट होगा तभी यहाँ पे कोई भी डिसीजन पास होगा, ठीक है। 75% से ज्यादा अगर होगा तो वहां पे डिसीजन यहाँ पे पास होगा। 75% से ज्यादा अगर वोटिंग कास्ट अगर होगा तभी डिसीजन पास होगा। उसका वोटिंग का पावर क्या है, सेंटर के पास पावर क्या है, स्टेट के पास पावर क्या है, तो सेंटर जो भी वोटिंग देगा तो उसका जो भी वोटिंग का 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट का, तो जो भी टोटल वोट उसका कास्ट 1/3 लेंगे सेंटर का, ठीक है, 1/3 लेंगे सेंटर के लिए, एंड स्टेट के लिए लेंगे 2/3, स्टेट के लिए लेंगे 2/3, सेंटर का 1/3, स्टेट का 1, स्टेट का है 2/3, सेंटर का है 1/3, सेंटर 1 है, 1 अकेला का है 1/3, एंड स्टेट यहाँ पे 31 स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे वो टोटल जितना भी होगा 2/3 ले लेंगे, ठीक है, 2/3 ले लेंगे। समझ आ गया, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट किसको बोलते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, लिस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलिए, आर्टिकल नंबर 279 ए में बोल रहा है लिस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन है, तो उसको याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। एन आपका रहेगा पहले नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको याद रखते हैं। कैसे याद रखेंगे, NMMT मुआ सार्च, NMMT मुआ सार्च, एन मीन्स नागालैंड, एम मीन्स मणिपुर, और एक एम मीन्स आपका मेघालय, मेघालय नहीं मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, एम मीन्स मिजोरम, टी मीन्स त्रिपुरा, उसके बाद यहाँ पे एम जो है मेघालय है, यू मीन्स उत्तराखंड, ए मीन्स अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश हो गया, एस मीन्स सिक्किम हो गया, उसका एच पर हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद ए मीन्स आसाम हो गया, उसका जे मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और एक बार है NMMT मुआ सार्च, एन मीन्स आपका नागालैंड, एम मीन्स मणिपुर, एम मीन्स मिजोरम, उसके बाद टी मीन्स त्रिपुरा, एम मीन्स मेघालय, यू मीन्स उत्तराखंड, ए मीन्स अरुणाचल प्रदेश, एस मीन्स सिक्किम, उसके बाद एच मीन्स हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ए मीन्स आसाम, जे मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर में दो दो चैप्टर पूरा खत्म हुआ है, एंड इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। उसके बाद चलते हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि सप्लाई अंडर जीएसटी, तो चलो सप्लाई अंडर जीएसटी, एंड इसमें सेक्शन हम पढ़ेंगे दो सेक्शन, जो कि सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 है, एंड इसमें 3 शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल नंबर 1 2 3, ठीक है, 3 शेड्यूल पढ़ेंगे। तो चलो पहला है सेक्शन नंबर 7 पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे सप्लाई किसको बोलते हैं, ठीक है, सप्लाई किसको बोलते हैं। तो सप्लाई होने के लिए तीन चीज चाहिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बता रहा है कि सप्लाई के लिए तीन चीज चाहिए। पहला है कोई भी एक्टिविटी चाहिए या ट्रांजेक्शन चाहिए, दूसरा है वो बिजनेस पर्पज या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए, उसके बाद सी में है कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, सी में है कंसिडरेशन होना चाहिए, मीन्स वो कंसिडरेशन इन मॉनिटरी वैल्यू या नॉन मॉनिटरी वे में वो कंसिडरेशन होना चाहिए, मीन्स एक्टिविटी बिजनेस पर्पज एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। तो एक्टिविटी कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी हो सकता है, जैसे सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बैटर हो सकता है, एक्सचेंज होता है, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी हो सकता है, जैसे सेल है, ट्रांसफर है, एक्सचेंज है, बार्टर है, डिस्पोजल है, लीज है, लाइसेंस है, एंड आपका लीज, रेंटल, लाइसेंस, ठीक है, ये सब हो सकता है यहाँ पे एक्टिविटी में। एंड बिजनेस पर्पज होना चाहिए, एंड आपका कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन होगा, मीन्स कोई भी अगर सप्लाई में अगर तीनों चीज होगा तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है, उसको हम सप्लाई बोलेंगे। ये बता रहा है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बता रहा है एक्टिविटी के लिए तीनों कंडीशन चाहिए, एक्टिविटी सप्लाई के लिए तीनों चीज चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, बिजनेस पर्पज होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद उसका क्लॉज बी बता रहा है कि इम्पोर्ट जब हम करेंगे तो वहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए, बट बिजनेस पर्पज हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सप्लाई के लिए तीन चीज चाहिए, तो सप्लाई के लिए तीन चीज चाहिए। पहले तो एक्टिविटी होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी हो सकता है,
उसके बाद दूसरा है बिजनेस पर्पज होना चाहिए, बिजनेस पर्पज होना चाहिए, एंड तीसरा है कंसिडरेशन होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक, ये एंड ये बता रहा है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। बट यहाँ पे उसका क्लॉज बी बता रहा है कि अगर अगर भी यहाँ पे बिजनेस पर कुछ नहीं होगा तभी भी चलेगा, बट कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन होना चाहिए। और दूसरा है वहां पे इंपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। तभी अगर वहां पे बिजनेस पर्पज नहीं होगा तभी भी चलेगा, बट वहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे एक्टिविटी में कौन सा एक्टिविटी होगा, इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट मीन्स हम अगर बाहर कंट्री से परचेज करके लाएंगे, बाहर कंट्री से अगर परचेज करके लाएंगे तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के केस में अगर भी बिजनेस पर्पज नहीं हो तो भी चलेगा, बट कंसिडरेशन होना चाहिए तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, उसको हम सप्लाई मानेंगे। ये बता रहा है क्लॉज बी, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 उसका क्लॉज बी बता रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ एक्टिविटी शेड्यूल 1 में दिया है, कुछ एक्टिविटी शेड्यूल 1 में दिया है, अगर भी वहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी चलेगा। कुछ एक्टिविटी शेड्यूल 1 में दिया है, अगर वहां पे कंसिडरेशन भी नहीं होगा तभी भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, अगर भी कंसिडरेशन नहीं होगा तभी भी हम सप्लाई मानेंगे। तो चलो देखते हैं शेड्यूल 1 में क्या दिया है, जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा तभी भी सप्लाई मानेंगे। तो आ जाइए शेड्यूल 1 में क्या दिया है। तो शेड्यूल 1 नेक्स्ट पेज को चलते हैं, शेड्यूल 1 देख लेते हैं क्या क्या दिया है शेड्यूल 1 में। जहाँ पे एक्टिविटी में कंसिडरेशन अगर नहीं होगा तो अभी भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, अभी भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। तो उसको एक्टिविटी 1 को क्या बोलते हैं, ट्राई वाला एक्टिविटी बोलते हैं। चलो देख लेते हैं। लोडिंग ज्यादा टाइम लग रहा है, बट हम एक्टिविटी जो भी है सब कुछ हम देखेंगे आगे। चलो आगे देखते हैं। तो यह आ गया शेड्यूल 1, जहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन जिसको हम बोलते हैं डीम्ड सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे तीन चीज चाहिए सप्लाई के लिए। एक है एक्टिविटी, दूसरा है बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए, घर पर्पज के लिए नहीं होगा। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाता है, ये सेटिस्फाई नहीं होने पे भी यहाँ पे सप्लाई मानेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने पे भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला सिचुएशन है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। तो अगर हम बिजनेस एसेट या कोई भी एसेट अगर हम परमानेंटली ट्रांसफर करेंगे, बिजनेस एसेट होना चाहिए, परमानेंटली ट्रांसफर कर देंगे या सेल कर देंगे, एंड उस एसेट के ऊपर अगर आईटी ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं आप लोग, तो वहां पे सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसिडरेशन भी। अगर आप फ्री में भी सेल कर रहे हैं तो वहां पे भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि अगर आप कोई भी परमानेंट ट्रांसफर कर देते हैं, मीन सेल कर देते हैं, एंड बिजनेस एसेट होना चाहिए। अगर आप पर्सनल एसेट सेल करेंगे तो वहां पे नहीं मिलेगा। एंड दूसरा चीज है कि उसके ऊपर आईटीसी आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं, तो वहां पे विदाउट कंसिडरेशन अगर आप फ्री में भी ट्रांसफर करेंगे तभी भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तभी भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। एंड यहाँ पे क्योंकि ये वाला कंडीशन भी नहीं होगा तब भी चलेगा, कंसिडरेशन नहीं होगा चलेगा। यहाँ पे बिजनेस एसेट है एंड एक्टिविटी तो है, सेल कर रहे हैं। एंड तीसरा यहाँ पे है वो उसके ऊपर आईटी से ऑलरेडी अवेल है, एंड जितना भी आईटी से उसके रिलेटेड है तो वहां पे वो रिवर्सल हो जाएगा, वो तो अलग बात है, बट यहाँ पे सप्लाई उसको मानेंगे। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद है अगर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो यहाँ पे अगर सप्लाई हो गया रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच, तो वहां पे भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, एंड वहां पे बिजनेस पर्पज होना चाहिए। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं, तो रिलेशन में जो भी है उसको बोलते हैं रिलेटेड पर्सन। एंड डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अगर दो ब्रांच है, दोनों ब्रांच के बिटवीन जो भी ट्रांसफर होता है, या ब्रांच से हेड ऑफिस या हेड ऑफिस से ब्रांच या ब्रांच ब्रांच, तो वहां पे उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन का ट्रांजेक्शन, एंड उसको हम सप्लाई मानेंगे। विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। उसके बाद थर्ड है जब हम सप्लाई करेंगे गुड्स प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड एजेंट टू द प्रिंसिपल। अगर एजेंट एंड प्रिंसिपल के बिटवीन जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम सप्लाई मानते हैं। ठीक है, उसको हम सप्लाई मानेंगे, विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। बट कंडीशन क्या है कि दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे। कंडीशन क्या है, वो जब सप्लाई करेगा इनवॉइस फर्दर सप्लाई करेगा एजेंट, उसका नाम में होना चाहिए। मीन्स एजेंट का नाम होना चाहिए इनवॉइस में। इनवॉइस में अगर एजेंट का नाम होगा तभी हम उसको मानेंगे सप्लाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है where the goods procured by agent on the behalf of the principal are invoiced in the name of। अगर वो कुछ फर्दर सप्लाई कर रहा है या कुछ प्रोक्योर कर रहा है, मीन्स परचेज कर रहा है, किसके बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो वहां पे इनवॉइस में एजेंट का नाम होना चाहिए। अगर इनवॉइस में एजेंट का नाम होगा
तभी हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, एजेंट एंड सप्लाई, जो भी विदाउट कंसिडरेशन हम कर रहे हैं एजेंट प्रिंसिपल के विथ, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है, उसका हम सप्लाई मानेंगे। एंड उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देख लेना तो समझ आ जाएगा। लास्ट है जब हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट है जब हम इंपोर्ट करेंगे, अगर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया, अगर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया, तभी हम उसको सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसिडरेशन। तो हम रिलेटेड पर्सन के रिलेटेड एक पढ़े थे, तो वहां पे चलो चलते हैं, ठीक है, वहां पे चलो चलते हैं। तो यहाँ पे था कि क्लॉज बी था और एक है शेड्यूल 1 में दिया है कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे, शेड्यूल 1 बता रहा है अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट यहाँ पे रहेगा, इंपोर्ट रहेगा, बट यहाँ पे बिजनेस पर्पज होना चाहिए। कॉन्सिडरेशन नहीं होगा तभी भी चलेगा, कॉन्सिडरेशन नहीं होगा तभी भी चलेगा, बट यहाँ पे एडिशनल कंडीशन क्या है, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, क्योंकि दो प्रोविजन का यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टोरी प्रोविजन है, तो इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होता है इसके रिलेटेड, ठीक है। पहला है अगर इंपोर्ट करेंगे तो वहां पे बिजनेस पर्पज नहीं होने से भी चलेगा, बट कंसिडरेशन होना चाहिए। बट आपका शेड्यूल 1 का क्लॉज डी बोल रहा है कि अगर आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, एंड यहाँ पे बिजनेस पर्पज होना चाहिए, बट अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तभी भी चलेगा, उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है, तभी भी चलेगा, हम उसको सप्लाई मानेंगे। तो अगर देखें शेड्यूल, तो शेड्यूल 1 में 4 पॉइंट कवर हो जाता है, तो उसको हम याद कैसे रखेंगे, ट्राई है, ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट है यहाँ पे, ट्राई वाला पॉइंट, ट्राई वाला पॉइंट, टी मीन्स जो भी हम ट्रांसफर करते हैं परमानेंट ट्रांसफर, और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, उसके बाद आर जो भी हम सप्लाई होता है रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन, उसके बाद ए फॉर एजेंट, एजेंट एंड प्रिंसिपल के बिटवीन जो भी सप्लाई होता है, उसके बाद आई मीन्स इनपुट ऑफ सर्विस, ट्राई, और एक बार बोलो ट्राई, टी मीन्स परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। उसके बाद है आर मींस रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन जो भी ट्रांजैक्शन, ए एजेंट प्रिंसिपल के बिटवीन जो भी ट्रांजैक्शन, आई इनपुट ऑफ सर्विस। तो ये कवर हो जाता है शेड्यूल 1, जहां पे विदाउट कंसीडरेशन में हम उसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। और एक शेड्यूल 1 के रिलेटेड और एक पॉइंट दिया है, जो कि जब डेल क्रेडिट एजेंट का कमीशन देते हैं, ठीक है, एजेंट एंड प्रिंसिपल के बिटवीन जब डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं किसको, डेल क्रेडिट एजेंट को, तो वहां पे भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। अगर अगर डेल क्रेडिट कमीशन होगा तो इंडिविजुअल सप्लाई हम मानेंगे। तो यहाँ पे ये सब डेफिनेशन है, ये सब डेफिनेशन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं, ये सब मेनली डेफिनेशन है। ऊपर वाला है रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, फैमिली किसको बोलते हैं, एजेंट प्रिंसिपल, ये सब आपका डेफिनेशन है, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, सीए पढ़ रहे हैं आप, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। जहां पे क्वेश्चन आ रहा है वहां पे आप ध्यान दीजिए, उसको आप याद रखिए, एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा, तब भी आपको फुल मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे डेलक्रेटर एजेंट को जो भी कमीशन देते हैं, डेलक्रेटर एजेंट को जो भी कमीशन देते हैं, तो उसको हम सेपरेट सप्लाई मानते हैं एंड वैल्यू में उसको इंक्लूड करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई हम जब सेक्शन नंबर 15 में वैल्यूएशन चैप्टर में जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे जो कमीशन देंगे डेलक्रेटर एजेंट को, तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे, वही बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम डेलक्रेटर एजेंट का ये पॉइंट अगर हम समझाने जाएंगे तो आपको 30 मिनट्स 40 मिनट्स लग जाएगा, तो इसीलिए हम इसको रेगुलर क्लास में समझाते हैं। कभी मैं आपको एक टॉपिक सेपरेटली बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा डेलक्रेटर का पॉइंट, बट डेलक्रेटर के रिलेटेड अगर जो पॉइंट आता है एग्जाम में, तो वो है कि डेलक्रेटर एजेंट को जो कमीशन देते हैं उसको इंक्लूड करते हैं क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में, हाँ ऑब्वियसली हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो आ जाइए, जो भी इंटरेस्ट चार्ज करता है डेलक्रेटर एजेंट, तो उसको पार्ट ऑफ वैल्यू मानेंगे एंड वैल्यू में ऐड कर देंगे, वही पॉइंट आप याद रखिए। डेलक्रेटर एजेंट को जो भी कमीशन देते हैं वो वैल्यू का पार्ट बनता है, ठीक है, पार्ट बनता है, कमीशन नहीं, इंटरेस्ट देते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे एक्स है एंड वाई है, तो मेनली एक्स क्रेडिट में सेल करता है, वाई को क्रेडिट सेल करता है, ठीक है। तो अभी जेड अपॉइंट होता है आज डीसीए, डेल क्रेडिटर एजेंट अपॉइंट होता है, तो डीसीए क्या करेगा, डीसी का काम है कि वो लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेगा उसके ऊपर पूरा यहाँ पे 100% वो रिकवर करेगा, ये जो वाई से। तो डीसीए यहाँ पे डेल क्रेडिटर एजेंट अपॉइंट होता है, तो डीसीए क्या करेगा कि यहाँ पे एक्स को बोलेगा कि मैं तुमसे कमीशन हाई परसेंटेज कमीशन लूंगा, कमीशन लूंगा एंड कमीशन कमीशन लूंगा एंड इससे पूरा 100% रिकवर कर दूंगा, 100% रिकवर कर दूंगा, 100% डेप्ट रिकवर करूंगा, ठीक है। डीसीए का काम वो 100% रिकवर करेगा डेप्ट। तो कैसे करेगा रिकवर, तो डीसीए वहां पे क्या करता है, ये जो वाई को लोन दे देता है, वाई को लोन दे देता है, उसके बाद वाई क्या करेगा, वाई पेमेंट कर देगा एक्स को, ठीक है, एक्स को पेमेंट कर देगा। अभी वाई एंड एक्स के बिटवीन वो ट्रांजेक्शन अभी सेटिस्फाई हो गया है, एंड अभी जेड जो डीसीए है वो बन जाएगा एक्चुअल डेट, जो क्रेडिटर किसका, वाई का। अभी बचेगा जेड एंड वाई के बिटवीन,
तो आप लोग बोलेंगे कि क्यों डीसीए अपॉइंट होगा, डीसीए से क्या फायदा है? ऑब्वियसली हाई रेट का कमीशन वो चार्ज करता है, ठीक है, हाई रेट का कमीशन वो चार्ज करता है, तो इसलिए वो डीसीए अपॉइंट होता है। उसके बाद ये जो जेड डीसीए ये मेनली वाई से अभी प्रिंसिपल क्रेडिटर बन जाएगा वाई का, एंड अभी वाई इंटरेस्ट देगा किसको? ये डीसीए को इंटरेस्ट अभी वाई देगा, तो ये इंटरेस्ट को क्या मानेंगे? तो ये जो इंटरेस्ट को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानेंगे, वही बोल रहा है मेनली। ये कमीशन तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का तो पार्ट बनेगा ऑटोमेटिकली, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट देता है तो वो बन जाएगा पार्ट, वैल्यू का पार्ट। अगर अलग कोई भी हम देते हैं किसी को इंटरेस्ट, तो वहां पे अलग कोई भी कमीशन एजेंट को अगर हम देते हैं इंटरेस्ट, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, बट अगर डीसीए को देते हैं इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो अगर पेड करते हैं तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। ये एक पॉइंट था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल लेवल में ये इंपॉर्टेंट है, इंटर लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया है। तो चलो अभी पहला पेज में पढ़ रहे थे, तो शेड्यूल 1 में जो कवर होता है वहां पे विदाउट सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन में हम उसको सप्लाई मानेंगे। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज दिया है शेड्यूल नंबर 2 में, शेड्यूल नंबर 2 में उसको constitute a supply in accordance with the provision of the subsection 1 shall be treated as either supply of goods और सप्लाई ऑफ सर्विसेज आज रेफर इन शेड्यूल नंबर 2। तो शेड्यूल नंबर 2 में कुछ एक्टिविटीज दिया है जहां पे हम उसको आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सर्विसेज मानेंगे, मींस वहां पे मेनली सेग्रीगेशन के लिए दिया है। शेड्यूल नंबर 2 मेनली सेग्रीगेशन के लिए दिया है, शेड्यूल नंबर 2 मेनली सेग्रीगेशन के लिए दिया है। तो चलो शेड्यूल नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया है वहां पे। तो शेड्यूल नंबर 2, तो यहाँ पे शेड्यूल नंबर 2 दिया है, शेड्यूल नंबर 2 आपका कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दिया है। शेड्यूल नंबर 2 एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मींस यहाँ पे सेग्रीगेशन के लिए दिया है, क्लासिफिकेशन के लिए दिया है। कुछ ट्रांजेक्शन को हम गुड्स मानेंगे या सर्विसेज मानेंगे, मींस क्लारिफिकेशन दिया है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या एक्टिविटीज है जहाँ पे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सर्विसेज मानेंगे। आ जाइए, लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं कुछ एक्टिविटीज है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज मानते हैं। तो यहाँ पे पहला है ट्रांसफर। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे 3 टाइप्स का काम होता है ट्रांसफर के टाइप। तो वहाँ पे अगर हम टाइटल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स का अगर टाइटल ट्रांसफर करते हैं तो उसको ऑलवेज हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। अगर हम टाइटल ट्रांसफर करेंगे मीन्स मेरे पास एक कार है, तो कार को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ मिस्टर एक्स को, उसका टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूँ मीन्स उसको गुड्स मानेंगे, ठीक है, उसको गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स अगर टाइटल ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अगर हम ट्रांसफर करेंगे राइट इन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स अगर हम यहाँ पे राइट ट्रांसफर करेंगे मीन्स वही कार मेरे पास है, मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, उसका राइट ट्रांसफर कर रहा हूँ मीन्स उसको भाड़े में दे रहा हूँ 2 दिन के लिए। मेरा राइट जो था, जो कार का ओनरशिप मेरे पास था, बट उसका राइट मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ मिस्टर एक्स को, मीन्स यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनली राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको सर्विसेज मानिए, तो सर्विसेज मानिए। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स एट ए फ्यूचर डेट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेंगे, एग्रीमेंट कर रहे हैं मीन्स लीज कर रहे हैं, हायर परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे हम एक्चुअली आज ट्रांसफर नहीं करें, फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे, तो उसको ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। हायर परचेज, लीजिंग बिजनेस, तो वहां पे उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। समझ आ गया, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ट्रांसफर में 3 पॉइंट था। उसके बाद बिजनेस एसेट अगर ट्रांसफर करेंगे, बिजनेस एसेट अगर ट्रांसफर करेंगे, बिजनेस का कोई भी एसेट अगर लैंड बिल्डिंग बिजनेस का है, फर्नीचर है, तो वहां पे क्या लेंगे, गुड्स मानेंगे या सर्विसेज मानेंगे। तो पहला है अगर परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर हम परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको सप्लाई गुड्स मानिए। परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसको सप्लाई गुड्स मानिए। अगर हम टेम्पोरेरी ट्रांसफर कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, यूज करने का राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, टेम्पोरेरी ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर हम दोबारा ले आएंगे, तो उसको हम मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। उसके बाद है क्लोजर ऑफ बिजनेस। अगर क्लोज हो जाता है बिजनेस मीन्स आपको टैक्स नहीं देना है, तो आप क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, तभी भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। बट 2 सिचुएशन में हम उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, सप्लाई ही नहीं मानेंगे। अगर हम बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए गोइंग कंसर्न, अगर गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर बिजनेस यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। मेनली अगर बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं मीन्स क्लोज कर रहे हैं, तो उसको सप्लाई गुड्स मानेंगे। बट अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए गोइंग कंसर्न या ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको हम गुड्स नहीं मानेंगे, सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये था। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेटेड चलो देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेटेड, तो लैंड एंड बिल्डिंग में अगर हम लीज टेनासी ईज में अब इमूवेबल प्रॉपर्टी करेंगे, तो अगर हम लीज में देंगे, टेनासी में देंगे, मीन हम भाड़े में देंगे कोई भी बिल्डिंग या लैंड, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। उसके बाद अगर हम सेल करेंगे, अगर हम सेल करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर सेल करेंगे, तो उसको हम मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन घर अगर हम ट्रांसफर करेंगे, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। अगर फुल्ली कंस्ट्रक्टेड अगर प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करेंगे, तो उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, सप्लाई ही नहीं मानेंगे। अगर फुल्ली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या बिल्डिंग अगर ट्रांसफर करेंगे, उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। समझ आ गया, उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे।
उसके सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में टू टाइप्स का होता है, कुछ रेडीमेड होता है, कुछ कस्टमाइज होता है। अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा तो उसको सर्विसेज मानेंगे। अगर रेडीमेड होगा मीन्स जाते हैं, सेल करते हैं, परचेज करके ले आते हैं। जैसे आपका टाली, टाली आपका रहता है रेडीमेड सॉफ्टवेयर। तो टाली अगर आप परचेज करके लाएंगे तो वहां पे उसको हम गुड्स मानेंगे। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसको मानेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड रेडीमेड इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे आपका गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट, तो ये सब अगर परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। परमानेंट ट्रांसफर होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर उसको टेम्पररी ट्रांसफर करेंगे उसको सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अगर आईपीआर या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, उसको परमानेंट ट्रांसफर करेंगे गुड्स, अगर टेम्पररी ट्रांसफर करेंगे सर्विस। उसके बाद कुछ सिचुएशन है जहां पे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑलवेज मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑलवेज मानेंगे। जैसे रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग, रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे ऑलवेज। उसके बाद है नॉन कॉम्पीट फी, नॉन कॉम्पीट फी, नॉन कॉम्पीट फी मीन्स आप अगर किसी को फी देते हैं फॉर नॉन कॉम्पीट के लिए, अगर मैं मेरा जो भी आर्टिकल जो पास करता है इसलिए उसको बोल देता हूँ कि इस एरिया में तुमको फार्म नहीं करना है, नहीं करना है 5 साल के लिए, तो उसके लिए कुछ फी देते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पीट मीन्स कॉम्पीट नहीं करने के लिए फी, तो उसको हम सर्विसेज मानेंगे। बट पेनल्टी अगर पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को फॉर नॉन कॉम्पीट फी इज एग्जेम्प्ट, अगर हम पेनल्टी देते हैं गवर्नमेंट को तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर पेनल्टी पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को फॉर नॉन कॉम्पीट फी। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़े हैं, पहले ट्रांसफर, ट्रांसफर टाइटल ट्रांसफर करेंगे, क्या मानेंगे गुड्स ट्रांसफर करेंगे, टाइटल ऑफ ओनरशिप मींस राइट टू यूज ट्रांसफर करेंगे सर्विसेज, अगर टाइटल ट्रांसफर करेंगे आके फ्यूचर डेट गुड्स। उसके बाद है बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट उसको मानेंगे गुड्स, टेम्पररी सर्विसेज। उसके बाद अगर क्लोजर ऑफ बिजनेस गुड्स मानेंगे। दो सिचुएशन एक्सेप्शन है, पहला है अगर हम ट्रांसफर करें एज ए गोइंग कंसर्न, उसके बाद दूसरा है अगर हम ट्रांसफर करें एज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे उसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का लीज रेंटल उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फुल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर गुड्स, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, परमानेंट ट्रांसफर गुड्स, टेम्पररी ट्रांसफर सर्विसेज। तीन सिचुएशन में हम ऑलवेज उसको सर्विसेज मानेंगे। पहला है अगर हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं एंड आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, तो यहाँ पे आपका शेड्यूल 2 खत्म हो जाता है जहाँ पे हम सप्लाई किसी को मानेंगे गुड्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए, मींस आइदर सप्लाई गुड्स या सर्विसेज। तो ये हो जाता है आपका शेड्यूल 2। उसके बाद चलो चलते हैं मेन पेज को, जहाँ पे देखेंगे ये हो गया है। उसके बाद एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एक्टिविटीज करेंगे मीन्स यहाँ पे एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट एंड उसका मेंबर को अगर कोई भी ट्रांसफर करता है, बॉडी कॉर्पोरेट उसका मेंबर को कुछ अगर ट्रांसफर करता है या मेंबर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को कुछ भी ट्रांसफर करेगा तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट अगर मेंबर को कुछ ट्रांसफर करा है या मेंबर कुछ भी बॉडी कॉर्पोरेट को ट्रांसफर करा है तो उसको हम मानेंगे क्या, क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। समझ आएगा, उसको सप्लाई मानेंगे। ये हो गया है। उसके बाद कुछ सिचुएशन दिया है जहाँ पे हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। कुछ सिचुएशन दिया है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 में, कुछ सिचुएशन दिया है जहाँ पे हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। पहले तो कुछ एक्टिविटी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में दिया है जो कि नेगेटिव लिस्ट सप्लाई, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। शेड्यूल नंबर 3 में नेगेटिव सप्लाई, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। और कुछ एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन पहले शेड्यूल नंबर 3 में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। शेड्यूल नंबर 3 में क्या दिया है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, देख लेते हैं। शेड्यूल नंबर 3 में आ जाइए, शेड्यूल नंबर 3, तो ये है नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। शेड्यूल नंबर 3 नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, तो कुछ सप्लाई दिया है शेड्यूल नंबर 3 में, उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन व्हिच शैल बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मींस कुछ एक्टिविटी शेड्यूल नंबर 3 में दिया है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मानेंगे। तो पहला है अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देगा इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय कुछ भी एम्प्लॉयर को देगा इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। दूसरा है अगर जो भी सर्विस देता है कोर्ट, कोर्ट जो भी सर्विस देता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्रिब्यूनल, तो उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। सिंपल है, सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्या है इसलिए। उसके बाद अगर जो भी फंक्शन परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट, तो परफॉर्म जो भी करता है गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज, तो उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमको देता है सर्विसेज भाई, तो वो टैक्स क्या देगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो इसलिए उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाता है आपका, एमपीएमएलए भी आ जाएगा। ठीक है, एमपीएमएलए भी आ जाएगा, जो भी सब मेंबर सब पंचायत मेंबर सब म्यूनसिपलिटी सब कुछ आ जाएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद है जो भी सर्विसेज सब फुनेरल, बुरियल, क्रीमेंटोरियम, मॉर्चुअरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज जो कि एम्बुलेंस सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज ऑफ फुनेरल, बुरियल, क्रीमेंटोरियम, मॉर्चुअरी
ये जो सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्बुलेंस का सर्विस, तो उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुर्दा घर जो भी सर्विसेज, शमशान घाट का जो भी सर्विसेज, उसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। उसके बाद सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन लैंड एंड बिल्डिंग अगर सेल करेंगे तो उसको हम सर्विसेज मानेंगे, बट अगर फुली कंस्ट्रक्टेड लैंड एंड बिल्डिंग सेल करेंगे तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम को हम सप्लाई नहीं मानते। एक्शनेबल क्लेम मीन्स आपका जो भी अगर देखें कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। अगर पेंडिंग लिटिगेशन केस में चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। बट तीन चीज को हम सप्लाई मानेंगे, एक्शनेबल क्लेम, तीन एक्शनेबल क्लेम जो कि ये सप्लाई लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग ये एक्शनेबल क्लेम है, बट उसको हम सप्लाई मानेंगे। मेनली एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई नहीं मानते, बट अगर लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग उसको हम सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे वही बोला है, अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, मेनली एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई नहीं मानते, बट अगर लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में आप एंगेज रहेंगे तो उसको सप्लाई मानेंगे। उसके बाद ये सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल, ये आपका सिलेबस में नहीं है। ये दोनों इंटर लेवल में नहीं है। नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी ये नहीं होगा। एंड दूसरा है वेयर हाउस गुड्स अगर सप्लाई करेंगे, ये आपका सिलेबस में नहीं है, उसको इग्नोर करिए, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, गॉड का न्यू एबीसी लॉन्च करेंगे। जी फॉर गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देता है, ए मीन्स एक्शनेबल क्लेम, बी मीन्स क्या है, बुरियाल का सर्विस, ठीक है, बुरियाल का सर्विस, बी मीन्स बुरियाल का सर्विस, और क्या है, सी मीन कोर्ट जो भी सर्विस देता है, गॉड का न्यू एबीसी। एन मीन्स नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी, बट ये आपका सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद ई मीन्स क्या है, ई मीन्स आपका एम्प्लॉय जो भी सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, यू। उसके बाद डब्ल्यू मीन्स वेयर हाउस गुड्स सप्लाई करेंगे, ये आपका सिलेबस में नहीं है। उसके बाद एल मीन्स सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो आ जाइए क्या है, गॉड का न्यू एबीसी लॉन्च करेंगे, जी मीन्स गवर्नमेंट जो भी सर्विस देता है। उसके बाद एन मीन्स जो नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी, ई मीन्स एम्प्लॉय जो भी सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, डब्ल्यू मीन्स वेयर हाउस गुड्स से जो भी सप्लाई करेंगे। उसके बाद ए मीन्स एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। उसके बाद बी मीन्स सर्विसेज सब बुरियाल, क्रिमेटोरियम और फुनेरल, आपका मॉर्चुअरी। उसके बाद है बी, हो गया सी मीन्स कोर्ट जो भी सर्विस देता है, एल मीन्स सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये था शेड्यूल 3 जहाँ पे हम सप्लाई नहीं मानते, सप्लाई ही नहीं मानेंगे, उसके बाद जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद है और कुछ एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वो मना कर देगा, ठीक है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, नाइदर सप्लाई गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे और कुछ एक्टिविटीज अगर गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मना कर देता है कि उसके ऊपर सप्लाई नहीं मानेंगे उसको, तो उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। एंड वो नोटिफिकेशन के हेल्प से वो इशू होगा, नोटिफिकेशन जब इशू होगा वहां पे गवर्नमेंट बताएगा कि कुछ एक्टिविटीज जिसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। जैसे एक नोटिफिकेशन आया था जो कि था, अगर हम सब सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी और व्हाट एवर नेम इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर कोई भी लाइसेंस लिक्विड का अगर वाइन का अगर शॉप खोलता है तो वो ऐसे नहीं खोल पाएगा, वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, वहां से वो लाइसेंस लेगा। लाइसेंस जब लाता है तो वहां पे गवर्नमेंट को कुछ लाइसेंस फी या रजिस्ट्रेशन फी देता है, तो वो जो फी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। जब लाइक लाइसेंस के लिए लिक्विड सब जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो जो लाइसेंस फी या रजिस्ट्रेशन फी या एप्लीकेशन फी देता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। ये एक नोटिफिकेशन लाया था जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, जीएसटी नहीं लगता है। उसके बाद है यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 3 बता रहा है कि सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन सबसेक्शन 1, उसका सबसेक्शन 1A2 गवर्नमेंट में ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन कुछ ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कुछ ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेगा, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और कुछ ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सर्विसेज मान सकता है, गुड्स नहीं मान सकता है। मीन पावर है कि गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन के हेल्प से काउंसिल से वो बता सकता है कुछ ट्रांजैक्शन को गुड्स ना कि सर्विसेज, या सर्विसेज ना कि गुड्स, उसके हिसाब से वो चाहे तो गुड्स मान सकता है या सर्विसेज मान सकता है। गवर्नमेंट के पास पावर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज किसको बोलते हैं, ये इंपोर्टेंट डेफिनेशन। तो गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स मीन्स जो भी मूव करता है, एक लोकेशन से अनदर लोकेशन को मूव करता है, यहाँ से मूव करता है अनदर लोकेशन, जैसे लैपटॉप हो या कार हो या आपका फर्नीचर हो, तो मूव जो करता है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन आपका मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटीज कभी भी गुड्स या सर्विसेज में नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो यहाँ पे वही बोला है, मनी एंड सिक्योरिटीज नाइदर ट्रीटेड एज गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सर्विसेज। तो मनी एंड सिक्योरिटीज को हम गुड्स भी नहीं मानेंगे, सर्विसेज भी नहीं मानेंगे, मीन्स ये पूरा बाहर है जीएसटी से। एंड गुड्स में एक्शनेबल क्लेम आ जाएगा, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम आ जाएगा। एंड आपका ग्रोइंग क्रॉप्स जो भी आप पेड़ देख रहे हैं या आपका ग्रास देख रहे हैं या थिंग्स अटैच टू दी लैंड, तो अटैच टू दी लैंड जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, सिविल स्ट्रक्चर, ये सब उसको हम गुड्स मानेंगे। बट सर्विसेज किसको माने, सर्विसेज मीन अदर देन गुड्स।
एनीथिंग अदर देन गुड्स को हम सर्विसेज मानेंगे, बट मनी एंड सिक्योरिटीज उसको सर्विसेज नहीं मानेंगे, क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटीज को गुड्स या सर्विसेज नहीं मानते हैं। बट एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी एंड सिक्योरिटीज उसको हम मानेंगे सर्विसेज। एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी एंड सिक्योरिटी, जैसे आप कन्वर्जन के लिए जाते हैं बैंक को, डॉलर को आप रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी कन्वर्जन फी देते हैं उसको हम सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम इज नॉट सप्लाई अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। तो हम ऊपर शेड्यूल 3 में देख के आए हैं कि एक्शनेबल क्लेम को हम सप्लाई नहीं मानते, बट तीन चीज को एक्शनेबल क्लेम नहीं मानेंगे, मींस उसको सप्लाई मानेंगे। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग उसको सप्लाई मानेंगे, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर्विसेज वही है, मनी के रिलेटेड या सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो भी सब ट्रांजेक्शन उसको हम सर्विसेज मानेंगे। मनी या सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो भी सब ट्रांजेक्शन उसको हम सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। समझ आ गया गुड्स एंड सर्विसेज किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो डेफिनेशन का गुड्स एंड सर्विसेज खत्म हो जाता है, उसके बाद हम शेड्यूल 2, 3 सब शेड्यूल भी खत्म कर चुके हैं। उसके बाद चलो चलते हैं सेक्शन नंबर 8 हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 7 था सप्लाई, उसका सेक्शन नंबर 8 है मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई। लोडिंग हो रहा है सेक्शन नंबर। यहाँ पे कॉन्सिडरेशन किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन नहीं आएगा। मनी किसको बोलते हैं नहीं आएगा। पर्सन किसको बोलते हैं नहीं आएगा, ठीक है। बिजनेस किसको बोलते हैं, जो भी सब देख रहे हैं सब कुछ बिजनेस में आ जाएगा। ये सब इसको नहीं मानेंगे, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आता है। रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको भी नहीं देखेंगे। उसके बाद चलो चलते हैं, हमारा शेड्यूल 3 हो चुका है, उसका सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेक्शन नंबर 8 है कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई। इससे आपका क्वेश्चन कंपल्सरी आता है, कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, ठीक है। सेक्शन नंबर 8। तो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का रेट क्या लेंगे, तो कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई का रेट लेंगे। कंपोजिट सप्लाई रेट लेंगे, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट उसको मानेंगे कंपोजिट सप्लाई का रेट। एंड मिक्स सप्लाई का केस में देखेंगे जो भी हाईएस्ट रेट है, जो भी हाईएस्ट रेट है तो उसको लेंगे पूरा मिक्स सप्लाई का रेट। बट उससे पहले ये सेक्शन नंबर 8 बोल रहा है उसका रेट क्या लेंगे। कंपोजिट सप्लाई के केस में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लेंगे, जैसे लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग, तो वहां पे प्रिंसिपल सप्लाई है लैपटॉप, तो लैपटॉप का रेट पूरा लेंगे, लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग का रेट। बट अगर देखेंगे हम मिक्स सप्लाई, जैसे आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स देते हैं आपका फेस्टिव सीजन में, तो वहां पे क्या लेंगे, जिसमें ड्राई फ्रूट्स में आपका आ जाता है कैजू नट्स एंड आपका पीनट बटर, पीनट आता है एंड आपका उसमें आता है कैजू, ठीक है, आलमंड आता है, चॉकलेट्स आता है, तो वहां पे देखेंगे जो भी हायर रेट तो उसको हम लेंगे पूरा सप्लाई का रेट है। बट उससे पहले कंपोजिट सप्लाई किसको बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई किसको बोलेंगे, तो कंपोजिट सप्लाई मींस कोई भी सप्लाई, कोई भी सप्लाई, टू और मोर सप्लाई उसमें सप्लाई करता है एक रजिस्टर्ड पर्सन अनदर पर्सन को, एंड जो कि नेचुरली बॉन्डेड है, नेचुरली बॉन्डेड है, एंड व्हिच इज सप्लाई इन कंजम्पशन विद अदर, इन कंजम्पशन विद अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वही है। मींस कंप्राइजेस ऑफ टू और मोर सप्लाईज इन कॉम्बिनेशन thereof छोड़ो, एंड which are naturally bonded, important बात है naturally bonded and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business and one of which is a principal supply, तो उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए, तभी हम उसको माने कंपोजिट सप्लाई। एंड कंपोजिट सप्लाई के केस में हम मानेंगे जो भी प्रिंसिपल रेट का जो भी सप्लाई है, प्रिंसिपल रेट का जो भी सप्लाई है, जैसे लैपटॉप, लैपटॉप बैग, तो यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई कौन है, लैपटॉप है। लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग ये नेचुरली बॉन्डल है, ठीक है, नेचुरली बॉन्डल है एंड ये ऑर्डिनरी कोर्स में सप्लाई होता है, तो इसको माने कंपोजिट सप्लाई। लैपटॉप का रेट पूरा सप्लाई का रेट मानेंगे। तो उसमें मिक्स सप्लाई किसको मानते हैं, तो मिक्स सप्लाई वही है, टू और मोर सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई आर सप्लाइड एंड एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजम्पशन विद ईच अदर, बट वो सिंगल प्राइस में यूज होता है एंड व्हिच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड कंपोजिट सप्लाई, उसको हम कंपोजिट सप्लाई ही नहीं मानेंगे एंड वो सिंगल प्राइस में सप्लाई होगा एंड कोई भी यहाँ पे नेचुरल बंडल नहीं होगा एंड प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होगा, इंडिपेंडेंट सप्लाई मींस आपका कंपोजिट सप्लाई का यहाँ पे ऑपोजिट है मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में नेचुरल बॉन्डल होता है, यहाँ पे नेचुरल बॉन्डल नहीं होता है। कंपोजिट सप्लाई में आपका सिंगल प्राइस में नहीं होता है, बट मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस में सप्लाई होता है। उसके बाद कंपोजिट सप्लाई में वो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होता है। उसके बाद कंपोजिट सप्लाई में आपका इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सप्लाई होता है, बट मिक्स सप्लाई में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लाई नहीं होता है। ये कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई का डिफरेंस है। उसमें कंपोजिट सप्लाई के केस में लेंगे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लेंगे एंड मिक्स सप्लाई के केस में लेंगे जो भी हायर रेट है। ये हो गया सेक्शन नंबर 8, आपका सेक्शन खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, उसको देख लेते हैं। मीन्स हम उसको गुड्स या सर्विसेज मानेंगे। जैसे प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या लेंगे, तो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या लेंगे, तो प्रिंटिंग अगर करेंगे बड़ा चीज जैसे प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोचर, एनुअल रिपोर्ट, तो वहां पे हम उसको प्रिंसिपल सप्लाई है कि प्रिंटिंग सर्विस, प्रिंटिंग सर्विस यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई, तो उसको हम सप्लाई सर्विसेज मानेंगे। क्योंकि प्रिंटिंग के केस में आप जाते हैं प्रिंटिंग छपाने के लिए, तो वहां पे आप कंटेंट देते हैं, बट वो जो पेपर वो देता है कौन, वो जो प्रिंटर देता है, तो उसको हम माने कंपोजिट सप्लाई। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई कौन है, प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे प्रिंटिंग का सर्विस, तो इसलिए उसको सप्लाई सर्विसेज। अगर आप बुक प्रिंटिंग करते हैं, पैम्पलेट प्रिंटिंग करते हैं, ब्रोचर प्रिंटिंग करते हैं, उसके बाद अगर आप प्रिंटिंग करेंगे एनवलप, लेटर कार्ड या बॉक्सेस, टिश्यू पेपर, नैपकिन, ये सब छोटा छोटा चीज अगर आप प्रिंटिंग करेंगे, तो वहाँ पे मेन चीज क्या है, कंटेंट है, तो वहाँ पे उसको सप्लाई गुड्स मानेंगे, ठीक है, सप्लाई गुड्स मानेंगे। तो अगर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स पैम्पलेट करेंगे तो वहाँ पे हम सप्लाई सर्विसेज मानेंगे। तो प्रिंटिंग ऑफ टिश्यू पेपर या एनवलप, नैपकिन, लेटर बॉक्स, तो उसको हम मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ आ गया।
उसके बाद है एक्टिविटी ऑफ बॉस बॉडी बिल्डिंग। तो एक्टिविटी ऑफ बॉस बॉडी बिल्डिंग, तो बॉस का जो बॉडी बिल्ड करता है तो उसको हम क्या मानेंगे, तो उसको हम ऑलवेज अप्लाई नहीं, उसको हम डिपेंड करेंगे क्या है एज पर द फैक्ट, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जो भी बताएगा उस हिसाब से हम उसको मानेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, फैक्ट जो भी बताएगा उस हिसाब से हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज मानेंगे। उसका रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स उसको क्या मानेंगे, तो रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स तो वहां पे देखेंगे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज प्रोसेस ऑफ रीट्रेडिंग विच इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, प्रॉपर यूज फॉर रिट्रेडिंग इज एन एंसिलियर सर्विसेज, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर हम रिट्रेडिंग करेंगे मीन्स टायर क्या होता है, टायर कोई कोई लोग क्या करता है, टायर को नया टायर खरीद नहीं पाता है तो वहाँ पे रिट्रेडिंग करता है। रिट्रेडिंग मीन्स वो टायर को उसके ऊपर नया टायर लगा देते हैं, ठीक है, रबर लगा देते हैं, नया टायर जैसे लगेगा। तो वहाँ पे अगर ये रिट्रेडिंग मेनली सर्विसेज है, रिट्रेडिंग प्रीडोमिनेंट नेचर, यहाँ पे अगर रिट्रेडिंग होगा तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ रिट्रेडेड टायर्स वेयर ओल्ड टायर्स बिलोंगिंग टू द सप्लायर, अगर ओल्ड टायर किसका, सप्लायर का था, तो वहां पे आप सप्लाई गुड्स मानेंगे, ठीक है। मेनली अगर रिट्रेडिंग टायर में अगर पुराना टायर अगर सप्लायर का होगा तो उसको सप्लाई गुड्स मानेगा, अगर पुराना टायर किसका होगा, ये जो रेसिपिएंट का होगा तो उसको सप्लाई सर्विसेज मानेंगे, सप्लाई सर्विसेज मानेंगे। सिंपल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन है सेल्स प्रमोशनल स्कीम के रिलेटेड, कुछ क्लैरिफिकेशन है। सेल्स प्रमोशनल स्कीम जैसे फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट देते हैं, मेनली आप अगर देखें फार्मास्यूटिकल कंपनी तो वहां पे फ्री सैंपल देते हैं डॉक्टर को, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव को वो देते हैं, मेनली फ्री सैंपल गिफ्ट देते हैं। तो वहां पे क्या लेंगे, वहां पे मेनली हम विदाउट फ्री सैंपल मीन्स यहाँ पे कॉन्सिडरेशन नहीं है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, कॉन्सिडरेशन नहीं है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है, शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है विदाउट कॉन्सिडरेशन हम उसको सप्लाई अगर मानेंगे तो यहाँ पे भी जीएसटी लग जाएगा एंड वो आईटीसी पे मिल जाएगा, ठीक है। मेनली उसको सप्लाई नहीं मानते, विदाउट कंसिडरेशन हम उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। बट अगर वो फॉल कर जाएगा शेड्यूल नंबर 1 में तो वहां पे उसको सप्लाई मानेंगे एंड उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे, ठीक। उसका और क्या है, और देखते हैं और क्या क्या है, और क्या है यहाँ पे। तो जैसा बहुत यहाँ पे लोडिंग में टाइम लग रहा है, उसके बाद बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, तो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, तो यहाँ पे एक अगर बाय करेंगे उसके साथ और एक फ्री में मिलेगा, तो उसको मैंने क्या माने, उसको हम मानेंगे प्रिंसिपल मीन्स कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे। तो कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे तो वहां पे हम डिपेंड करें सेक्शन नंबर 8 रेफर करेंगे। तो सेक्शन नंबर 8 में देखेंगे कि उसको मिक्स सप्लाई या कॉम्पोजिट सप्लाई, अगर कॉम्पोजिट सप्लाई होगा प्रिंसिपल सप्लाई का रेट मानेगा, अगर मिक्स सप्लाई होगा हायर रेट मानेंगे। तो अगर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर होगा तो वहां पे सेक्शन नंबर 8 रेफर कर देना, सेक्शन नंबर 8 रेफर कर देना, ये बोल रहा है, ठीक है। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में सेक्शन नंबर 8 रेफर कर देना है, ठीक है। ये सिंपल सा था। उसके बाद है जब हम इंटरस्टेट मूवमेंट करेंगे, ठीक है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, अगर हम इंटरस्टेट मूवमेंट करेंगे मीन्स एक स्टेट से अलग स्टेट को अगर हम मूवमेंट करेंगे कन्वेंस, ये है महाराष्ट्र में है एंड यहाँ पे कर्नाटका में है। तो अगर महाराष्ट्र से कर्नाटका जाएगा यहाँ पे कन्वेंस जाएगा मीन्स ट्रक जाएगा, कोई भी कन्वेंस हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रक है, बस से, ट्रेन है, टैंकर से, ट्रेलर से एंड आपका वेसल है, कंटेनर है, एयरक्राफ्ट है, तो वहां पे वो कैरी कर रहा है पैसेंजर और गुड्स, गुड्स या पैसेंजर कैरी कर रहा है एंड रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर एक स्टेट से अलग स्टेट को जा रहा है एंड ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए मीन्स ये दोनों एक ही ब्रांच का होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अगर एक ब्रांच से अलग ब्रांच अलग स्टेट को जाता है एंड वो कन्वेंस जाता है, उसमें गुड्स या सर्विसेज जाता है एंड वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी जा सकता है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर यहाँ पे फर्दर सप्लाई हो रहा है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। अगर वो फर्दर सप्लाई हो रहा है मीन्स यहाँ से कर्नाटका से अगर यहाँ पे जा रहा है उसी का क्लाइंट लोकेशन को अगर जा रहा है, वही कर्नाटका में क्लाइंट लोकेशन को सब जा रहा है, उसको अगर फर्दर वो सप्लाई कर रहा है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। मेनली अगर इंटरस्टेट एक स्टेट से अलग स्टेट एक ही डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स रिलेटेड पर्सन के बिटवीन जाता है एंड यहाँ पे कन्वेंस हो या कोई भी यहाँ पे हो सकता है कन्वेंस एंड उसमें गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं, पैसेंजर जाते हैं या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जाता है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर उसको फर्दर सप्लाई कर रहा है तो उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है, उसको सप्लाई मानेंगे। उसके बाद है वही बोल रहा है और क्या, उसके बाद उसका जो भी रिक्स है, टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, तो उसका भी ट्रीटमेंट सेम होगा, ठीक है। उसका जो भी स्पेयर पार्ट्स है, रिक्स है, टूल्स है, तो उसका भी ट्रीटमेंट वही होगा मीन्स उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद है जो टैक्सेबल होगा क्या, यहाँ पे टैक्सेबल होगा क्या, टेनेसी राइट्स या प्रॉपर्टी सिस्टम। तो टेनेसी राइट्स या प्रॉपर्टी सिस्टम में क्या होता है, अगर आप लीज में देंगे, ठीक है, लीज में अगर कोई भी एसेट देंगे, लीज में अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर करेंगे, राइट ट्रांसफर करते हैं मीन्स लीज टेनेस प्रीमियम या लीज में अगर कोई भी एसेट देते हैं तो उसको ऑब्वियसली जीएसटी लगता है क्योंकि उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। शेड्यूल नंबर 2 में देखे थे उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे एंड उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अगर हम लीज प्रीमियम या
टेनेसी राइट्स या प्रॉपर्टी सिस्टम, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एसेट ट्रांसफर करते हैं, उसका ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया था, अगर आपको वो वाला चाहिए तो अमेंडमेंट लेक्चर रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, अगर एम्प्लॉयर यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई भी देता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को परक्विजिट्स देगा, ठीक है, एम्प्लॉय को अगर परक्विजिट्स देगा तो वो उसको सप्लाई मानेगी क्या? अगर यहाँ पे वो परक्विजिट्स देगा एम्प्लॉय को अगर परक्विजिट्स देगा तो उसको सप्लाई मानेगी क्या? नहीं मानेगी, क्योंकि शेड्यूल नंबर 3 मना कर रहा है कि क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देगा इन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। सैलरी या परक्विजिट्स कुछ भी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो उसको सप्लाई नहीं मानेगी। तो यहाँ पे वही दिया है, अगर परक्विजिट्स देगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो उसको सप्लाई मानेगी क्या? नहीं, सप्लाई उसको नहीं मानेगी। वही बोल रहा है ये वाला अमेंडमेंट। अगर आपको ज्यादा इसको पढ़ना है तो हमारा अमेंडमेंट लेक्चर भी आप रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, तो आप वहां से जाकर अमेंडमेंट लेक्चर देख लीजिए, हम बहुत अच्छे से अमेंडमेंट किए हैं आपका। तो यहाँ पे आपका 2 चैप्टर खत्म हो जाता है, 2 नहीं 3 चैप्टर खत्म हो जाता है, जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चैप्टर, तीसरा है सप्लाई चैप्टर। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिविजन कर दीजिए, एंड इसका नोट भी आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बात है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कंपलसरी करना है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं ना हम, तो आपको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्या ज्यादा क्या जाता है, आपको पैसा लग रहा है क्या? इसको अगर आप कहाँ पे भी पेड करके खरीदना पड़ता था आपको, बट अभी फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। आप इसको शेयर करिए, अगर आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड को बेनिफिट मिलेगा इससे, तो आप शेयर करिए, क्योंकि ये जो नोट्स है ना 78 पेजेस का, एंड कवर हो जाता है 100% आपका कॉन्सेप्ट। तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड ये नोट को खास करके आप शेयर करिए, क्योंकि नोट्स अगर शेयर करिए आपका फ्रेंड को भी बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो भी पास हो जाएगा। हमारा स्टूडेंट का 80 प्लस आता है, 80 प्लस 70 प्लस आता है, क्योंकि हम रिवीजन करते हैं, प्लस हम जितना कंटेंट वहां पे हम फोकस करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। टीचर क्या करते हैं, 400-500 पेजेस इसको पढ़ा देते हैं, बट हम जितना चाहिए उतना पढ़ाते हैं, बट रिवीजन ज्यादा करते हैं, क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, आपके बेनिफिट के लिए। आगे और भी बहुत सारा वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।